नमस्कार. माझा कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. मी ज्ञानदा कदम. माझा कट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विक हिल, पावर्ड बाय ग्रीन हार्वेस्ट, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे फ्लेवर्ड मिल्क, सुधीर मांडके लाईट हाऊस आणि सोनाई पशु आहार. आपल्या एक से बडकर एक विनोदी भूमिकांनी बॉलिवूडमध्ये स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करणारे अभिनेते राजपाल यादव आपले कट्ट्याचे पाहुणे आहेत. सिनेमामध्ये आणि स्वतःच्या भूमिकेमध्ये सुद्धा विनोदाचा तडका देण्याची राजपाल यादवांची बहुधा एक स्पेशल रेसिपी असावी. कारण टायमिंग, संवादफेक, एक्सप्रेशन आणि पंचलाईन या चारही गोष्टींची भट्टी ते असे काही जमवून आणतात की ते कॅरेक्टर सुपरहिट व्हायलाच हवं. पण तुम्हा आम्हाला खळखळून हसवणाऱ्या आणि निखळ आनंद देणाऱ्या कलाकाराचं स्वतःचं आयुष्य मात्र प्रचंड चढउतारांचं राहिलं आहे. सिनेमामध्ये लेडीज टेलरची भूमिका हिट करणाऱ्या राजपाल यांना आपलं घर चालवण्यासाठी खऱ्या आयुष्यातही टेलरिंगचा कोर्स करावा लागला होता. जेव्हा त्यांच्या आयुष्यात लेकीचा बाप होण्याचं सुख नशिबी आलं तेव्हाच त्यांना आपल्या पहिल्या बायकोच्या मृत्यूचं दुःखही पचवावं लागलं होतं. NSDमधनं अभिनयाचे धडे गिरवल्यानंतर सुद्धा सिनेमातला पहिला ब्रेक मिळावा यासाठी डायरेक्टर आणि निर्मात्यांचे उमरे झिजवावे लागलेले. पण या सगळ्या अडथळ्यांवरती मात करून त्यांनी सिनेमातलं सुपरहिट करिअर घडवलं आहे. भूलभुलैया, मुझसे शादी करोगी, चुपके चुपके, फिर हेराफेरी, भागम भाग यासारख्या अनेक सिनेमातले त्यांचे कॉमेडी अंदाज सुपरहिट झाले आहेत. पण तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे का की आज कॉमेडी किंग अशी ओळख असलेल्या राजपाल यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात मात्र जंगल सिनेमातल्या खलनायकी भूमिकेतनं झाली होती. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मेरी पत्नी और वो या सिनेमातल्या त्यांच्या मुख्य नायकाच्या भूमिकासुद्धा प्रचंड भाव खाऊन गेल्यात. थकलेलं असताना, उदास असताना, चिडचिडेपणा आलेला असताना राजपाल यांचा कोणत्याही सिनेमातला कोणताही सीन कुठूनही सुरू करा, सीन बघणारा रिफ्रेश होणार याची गॅरंटी देणारा हा अभिनेता आज कट्ट्यावरती आहे. आपण त्यांच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारूया, संवाद साधूया. राजपालजी नमस्कार, आपलं मनापासून स्वागत आहे कट्ट्यावर. थँक्यू सो मच. राजपालजी, आत्ता जे काही ज्ञानदानं सांगितलं त्यातलं किती कळलं? सारा समझ में आया, सब कुछ समझ सारा में अच्छा था, प्रशंसा अच्छा थी, था। इतनी प्रशंसा थी और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बोली आपने कि आपने लीडिंग भूमिकाओं की बात की, सपोर्टिंग भूमिकाओं की भी बात की, और आपने अब जंगल से लेके आई थिंक आपने पूरी स्क्रिप्ट 36 साल की जो 1 मिनट में बोली, उसके लिए जय नारी शक्ति। लेकिन आप मराठी समझते हैं? मराठी पूरी समझता हूँ, मतलब 1% कहीं बहुत टिपिकल, क्योंकि मराठी में भी स्लैंग अलग अलग हैं, अलग अलग लोग बोलते हैं ना कि हर 5 कोस से पानी और बानी बदल जाता है. तो सांगली की मराठी अलग तरीके, कोंकण की मराठी अलग तरीके, पूना में लोग अलग तरीके से बोलते हैं, मुंबईया मराठी अलग तरीके, कोली बड़ा मराठी अलग, क्योंकि एज एन एक्टर हम ऑब्जर्व करते रहते हैं. और हम जब 25 साल से मान के बैठे हैं कि एक माँ ने जन्म दिया, तो वो हिंदी में होते हुए भी एक रोहेलखंड की एक अपनी भाषा है जो नेपाल के बॉर्डर पे है. वो कितनी अलग है हिंदी से? वो हिंदी से बिल्कुल अलग है, लेकिन शब्द सेम है. मुझे लगता है कि शब्द कभी नहीं बदलते, स्लैंग बदलता है, उनको अलग तरीके से बोला जाता है. अब तो वहाँ से लेके तो उसको अपनी बोलते ना कि जन्मभूमि मानता हूँ, वो हमारा जननी धाम है. और वहाँ से फिर शिक्षण भूमि की लखनऊ, दिल्ली होते हुए, और फिर जो एक कर्म धाम के रूप में मुंबई में हिंदी सिनेमा करने का सौभाग्य मिला, टेलीविज़न करने का सौभाग्य मिला. थिएटर तो लगा ही, ज़िंदगी जब तक है थिएटर करूँगा ही. तो जिसने पूरे 7 समंदर को मिलवा दिया, ऐसे 100 जन्म भी ले लूँ तो भी मुंबई माँ जी कर्म भूमि आए. और मुंबई अपने बच्चों को भी बोल के जाऊँगा कि दुनिया में जितना जननी धाम का सम्मान करना, उससे 100 गुना कर्म धाम का सम्मान करना. क्योंकि देखो, एक होता है जन्म देने वाला और उसके पैरेलल एक होता है जीवन देने वाला, या अब बोलते हैं तो हम जन्म और जीवन तभी पूरा होता है जब आपको धाम अच्छे मिले. तो धाम में क्या क्या सिलेक्शन है, क्या क्या स्लैंग है, नासिक का आदमी कैसे बोलता है. एज एन एक्टर ऑब्जर्वर मैं पूरी नज़र रखता हूँ कि ये लाइन अगर नासिक के बंदे ने बोली है या कोंकण के बंदे ने बोली है तो क्या फ़र्क होगा, जबकि भाषा सेम है. तो ये हमारी स्कूलिंग है. और क्योंकि हिंदी सिनेमा करते हैं तो ज़्यादातर लोग हिंदी बहुत प्रैक्टिस, क्योंकि आपको तो हमें जितनी मराठी की प्रैक्टिस होनी चाहिए वो स्लैंग की प्रैक्टिस नहीं है. लेकिन और स्लैंग में राजीव साहब, आपको पता है कि हम इतने बुद्धिमान हैं
कि शब्द बोलो तो परफेक्ट बोलो और नहीं बोलो तो मत बोलो, क्योंकि अगर शब्द का सम्मान किया तो तालियां देगा और शब्द थोड़ा सा फिसल, बोले जबान फिसल गई तो वो अपमान देगा, उसमें बहुत गालियां पड़ती है। तो गालियां खानी है कि तालियां? तो सम्मान कितना करते हो वो बहुत, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भाषा हो चाहे कोई मनुष्य हो। तो लेकिन स्लैंग हर जगह के समझता हूँ कि ये बॉस ये इस एरिया का बंदा है। लेकिन आपकी जो गांव की भाषा है, जो आप आपके मम्मी पापा मतलब उनसे बात जो आप करते हो, वो क्या मतलब वहाँ का जो लोग नहीं है वो इजीली समझ पाते समझ हैं? सकते हैं। अब जैसे हो जाएगा कि अम्मा चिंता ना करो, अब चिंता मत करो, चिंता ना करो, अम्मा चिंता ना करो, सब ठीक हुई जाएगी, हो जाएगा की जगह हुई जाएगी। वो कुछ फिल्मों में दिलीप कुमार की भाषा जो वो अवधि है, वो अवधि के करीब है। और हमारी अवधि एंड ब्रज के बीच की भाषा है, क्योंकि हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर नैनीताल है और वो उधर 100 किलोमीटर ही नेपाल है। तो हम जो पहाड़ की जो हम यूपी और उत्तराखंड के बिल्कुल, ना हम ईस्ट में आते हैं, ना हम वेस्ट में आते हैं, ना हम साउथ में आते हैं, हम नॉर्थ के ईस्ट में समझ ली, नॉर्थ वेस्ट के उस इलाके में है, से आते हैं। बहुत सॉफ्ट है, सब खेती बाड़ी, गन्ना, धान, गेहूँ, बिल्कुल जैसे महाराष्ट्र के अलग अलग हम स्थानों में जाते हैं तो जो हमें बैलों से लेके और जो हमें खेती बाड़ी देखने को मिलती है, सब कुछ हमारे यहाँ वैसे ही। और जो मेरी माँ बोलती है, आप विश्वास करिए सारे शब्द मराठी में वही बोले जाते हैं, जो कि फुकड़ी या चूल्हा चौका बर्तन जो है ना, कि या अपना जानवरों को अपन क्या बोलते हैं इधर, जानवरों हाँ, तो अपने यहाँ गोरू हरहा, हाँ गुरडोरो, तो यही बोला जाता है। तो मुझे ये लगता है कि पूरे देश में मतलब प्रदेश देश काल वातावरण के अनुसार स्लैंग बदलते चले गए, लेकिन बेस सबका सेम है। इसलिए मुझे लगता है जो जिसमें पैदा हो गया वो उसकी मातृभूमि, और जो दुनिया में जहाँ पे पैदा हुआ और उसकी जो भाषा है वो अपनी मौसी भूमि। तो माँ मौसी का रिश्ता बना रहे, बस वो एक कोख होती है और एक कोख से ही सारी भाषाएं निकली हैं। अभी जब ज्ञानदा इंट्रोडक्शन कर रही थी तो उसमें ये जो बात है कि आप फिल्म में किसी भी मतलब अगर आप डिप्रेस्ड हो, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है और आपका कोई भी सीन किसी भी फिल्म का अगर शुरू हो गया तो एकदम मतलब सारा डिप्रेशन भाग जाता है, एकदम चेहरे पे मुस्कान आती है। और दूसरी बात, आप किसी भी फिल्म में आपका कोई भी रोल हो वो हमेशा दिमाग में बैठा रहता है। ये मतलब कई बार ऐसा होता है कि फिल्म देखने के बाद आप बाहर जाते हो तो हीरोइन कौन थी, उसका क्या रोल था वो याद नहीं रहता, लेकिन आपका कितना भी छोटा रोल हो वो मतलब हमेशा के लिए मन में बैठा रहता है। तो मेरे मतलब ये क्या जादू है, ये क्या कैसे होता है? ये आई थिंक ये ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, माता पिता, देश काल वातावरण, नेचर का आशीर्वाद है। और देखिए दो तरीके के अपने चाहे पूरे देश में, क्योंकि हम बड़े सौभाग्यशाली रहे कि हमें मंडी हाउस में जहाँ पे पूरे 3600 स्टेट के एक्टर एक्ट्रेसेस सब आके, कोई म्यूजिशियन के रूप में, कोई अभिनय के रूप में, कोई डिज़ाइनिंग के रूप में, तो हम हमेशा मिक्स रहे। हमेशा हम बहुत कन्फ्यूज़न है केंद्रीय भूमिका का कि इसकी केंद्रीय भूमिका है। केंद्रीय भूमिका नहीं होती कभी, एक कहानी केंद्रीय होती है, उसमें केंद्रीय पात्र होते हैं। कोई एक सीन के लिए आए या कोई 50 सीन के लिए आए, लेकिन जो पात्र कहानी का केंद्र ना बन पाए उस पात्र को जीने का कोई मतलब नहीं है। हम कि इस बात में पढ़ते, कोई स्ट्रेंथ में फंसा हुआ है, कोई लेंथ में फंसा हुआ है। हम अगर विश्वास करिए राजीव साहब, एबीबी माझा जो है, ये बोलते हैं, ये बड़ा अपना शब्द लगता है कि माझा का कनेक्शन भी आसमान से जुड़ा हुआ है अगर पतंग के रूप में जुड़े। और आई थिंक माझा का कनेक्शन हर किचन से जुड़ा हुआ है। तो और माझा माने मेरा, तो यहाँ पे इतने
बहन ने उसने बात की मराठी में पढ़ा, आप हिंदी टूटी फूटी बोल रहे हैं, मैं हिंदी में उत्तर, तो आई थिंक यही तो है माझा। वह बोलते दुनिया गोल है, यही परिवार है। केंद्रीय भूमिका में जब आप रहते हो तो ये मैटर कैसे करता है कि उसमें एक सीन है, जिस सीन में आप खड़े होते हो केंद्र में हो आप। और अगर हम रायचंद अपने देश में दुनिया में बहुत हैं जो माझा कट्टा ठीक है ना, रायचंद बहुत, जो आपका ये कार्यक्रम है, अड्डा, हम लोग अड्डा बोल देते हैं या चौपाल बोल देते हैं, ये कट्टा बेस्ट माध्यम है रायचंदों का होता है। और इसमें अगर चले तो मेरा तो अभी जन्म भी नहीं हुआ था बॉलीवुड में, जो मिले। अगर कोई सीनियर है, बेटा क्या करोगे इसके बाद, मुंबई जाओगे, अभी वो 5 साल हो आया है मुंबई, ठीक है, लेकिन चूंकि अभी लड़का नया जा रहा है और वो 5 साल रह चुका है मुंबई में, तो पॉज ले लिया उसने। अब मैं जी पता नहीं दादा क्या बोलेंगे जी दादा, बेटा एक काम करना, थोड़ा सा धैर्य रखना। अरे बचपन से, जब से जन्म हुआ है तब से धैर्य से ही तो पल रहे, मतलब आपके हमारे बस में धैर्य है क्या? किसी लड़की या लड़के के बस में धैर्य? तो सुबह 7 बजे सूरज उगना है और 6:30 बजे उनके टाइम के हिसाब से छिपना है, उनके टाइम के हिसाब से रात हो। आपके बेचैन होने से, बेधैर्य होने से बन कुछ क्या बनना क्या है? धैर्य। तो फिर बड़ा एक काम करना, रोल अच्छे, थोड़ा कंसंट्रेट करना, अच्छे आर्टिस्ट हो। मैं कैसे रोल चुनूंगा जब मुझे रोल जानते ही नहीं है कि मैं किसमें फिट हूं? तो कैसे मैं चुनाव कर सकता हूं? आप सिलेक्टिव तब हो सकते हो जब आपको जिस इंडस्ट्री में या जिस मार्केट में आलू बिक रहे हैं, संतरे, उसमें आपकी जान पहचान तो हो जाए। तो पहले क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि चुनाव की बात करते हैं। मेरे दिमाग में सुनता सबकी हूं, लेकिन फ्रॉम द चाइल्डहुड मैं सिर्फ 2 लोगों के साथ बड़ा हुआ हूं क्रिएटिविटी फील्ड में। एक है चार्ली चैपलिन साहब और एक है माननीय सचिन तेंदुलकर साहब, जिनको 2000 में राजपाल यादव सर तेंदुलकर बोलता था। हमारी एक उम्र है कि, और तीसरे जो हमारे बोलते हैं ना कि माँ बाप के बाद में जो जीवन दर्शन पढ़ने के लिए दद्दा जी के रूप में गुरु जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, जिन्होंने मुंबई में 3 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ मुंबई के कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए करवाया। ये चूंकि आपका पढ़ा लिखा मंच भी है, तो इसमें मैं सॉरी आपको बोर ना करूं, लेकिन चुनाव करने के लिए पहले आपकी जान पहचान तो होनी जरूरी है। आपको आप खड़े होंगे तब चलेंगे। पहले बैठे हैं, फिर खड़े हुए, फिर आपसे कहेंगे मूव। तो आप बैठ अच्छा पा रहे हो, आप खड़े अच्छा हो पा रहे हो, चल अच्छा पा रहे हो, और फिर बोले एक लाइन बोलना, तो लाइन भी आपने बोल दी। फिर उसके बाद में आपका बीज पड़ गया, मैं सीड हूं। मुझे घूरे में या आप बोलते हैं कि कचरे में, या आप कहीं भी डालेंगे 7 स्टार होटल में, लेकिन बीज का, कभी आपने 7 स्टार होटल में अमरूद बोया और वो अचानक किला बन के खड़ा हो गया? हुआ क्या कभी? अपनी पहचान अमरूद ने 7 समंदर में, चाहे उसको किले में रखो, चाहे उसको एयरपोर्ट में, उसने अपनी पहचान हमेशा बरकरार रखी। तो एक छोटे से बीज बन के निकले थे, क्रिएटिविटी की फील्ड में आए। उस समय जब 5 साल हमने ट्रेनिंग की, आई एम पास आउट फ्रॉम भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ, जिसमें हमें एमए, फिर उसके बाद में एनएसडी किया, 5 साल ट्रेनिंग की। उस समय चार्ली चैपलिन की द ग्रेट डिक्टेटर देखी। तो एक एक्टर को जो बचपन से कबड्डी खेलने वाला लड़का है, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 पहाड़े में जो खेलते खेलते हमें कोई पढ़ाए कि यहाँ बैठो बहुत देर तक पढ़ो, तो मुझे लगता है कि मैं भाग जाऊंगा। और बोलता है आओ तो तुम्हें कुछ सिखाते हैं, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, तो मुझे उसके साथ मज़ा आने लगता था। तो मुझे लगता था इस टाइम बिताना है।
तो वहाँ पे सर जब ये पहाड़े और गिनती और सब सीख रहे थे क्रिएटिविटी की, तो मेरी जितनी जीवन की समस्याएं थी क्रिएटिव, जिसमें कोई बोलता था यार थोड़ी हाइट और हो जाती ना, लौंडे में जान है लेकिन थोड़ी हाइट नहीं, तेरा नहीं बहुत, मैं उनकी सुनता था जी दादा, और मैं उन पे तरस खाता था कि जो माँ बाप को भी नहीं पता है कि बच्चा कितने फिट का होगा, माँ बाप को भी नहीं पता है कि बच्चे की उम्र क्या है, बच्चा कब आंखें खोलेगा कब आंखें बंद करेगा, वो आउटस्कर्ट को लेके अपन इतने ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से कैंसर की बीमारियां हो रही हैं, फलाने स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो रहा है युवाओं में, कोई मतलब अच्छा दिखने के चक्कर में है। अरे इतना बढ़िया तो दिख रहे हो तो और क्या अच्छा दिखोगे। अंदर से चार्ली चैपलिन साहब की द ग्रेट डिक्टेटर देखी, उसके बाद 50 उनकी फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स था, और ये मैंने कहा इनके तो कार्टून देखे मैंने कहा ये बंदा तो 50,000 लोगों में भी अकेला दिख रहा है। तो क्रिएटिविटी का उसको एक मूर्ति मान लिया कि बाकी हम सब फॉलोअर हैं, लेकिन आई थिंक ये बंदा जो है कि फिर सब में अलग दिखा, और इसने अपनी हाइट और अपनी फाइट को दुनिया के सामने 7 एवरेस्ट के बराबर में इसने क्रिएटिविटी का जहाज खड़ा कर दिया। क्या बात है। 6.5 फीट का मैग्रा, अगर ताकत से छक्के, मतलब जब मैं क्रिश गेल को देखता था मुझे तो यूं करके छक्का जाता है, ठीक है, लेकिन बॉल आ रही हो, 6.5 फीट का सामने आदमी बॉल दे रहा हो, और 5 फीट 3 इंच 2.5 इंच 5 फीट 4 इंच या ज्यादा, और वो बंदा उसकी आंखों बॉल नहीं देख रहा है, आंख देख रहा है, फिर हाथ देख रहा है, फिर बॉल देख रहा है, और बॉल आके यूं तो चौका। तो एक बात कि जो आई थिंक लिटिल मास्टर ब्लास्टर, आप सर छक्के तो बहुत खूबसूरत मार सकते हैं, और जितने ताकतवर हैं उतने फील्ड में सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन 400 मैच खेले होंगे, 10 बार 0 पे आउट हो गए, 10 बार 90 पे, 10 बार 87 पे, कभी 60 पे, कभी वो, तो जब आउट हुए तो अपने ऐसे करते, ऐसे चाहे आप ताली बजाओ चाहे आप गाली दो, ठीक है ना, कभी अपने विवाद के पक्ष में कुछ बोले, और उसके लिए आई थिंक पेशेंस, जो 2001 में अगर राजीव साहब आपको याद होगा ना, जब तेंदुलकर साहब 10-5 बार आउट हो गए थे, तो आधे लोग अरे यार अब सीन मतलब अच्छा खेला लेकिन ढोना मतलब जरूरी थोड़ी, अब नए को मौका दो। बिल्कुल ही हूँ, क्योंकि मिशन और विजन जिसका क्लियर होता है ना, उसकी अंदर की ब्लेस्ड हाइट 100 फीट की होती है, और वो कहता है रुको 2011 आने तो दो, पूरी दुनिया रिटायरमेंट देखेगी। क्या बात है। और उसके बाद में जिस पेशेंस और जिस आग और जिस बोलते सफलता, हर चीज का जो उत्तर है उसका नाम तेंदुलकर है। और मतलब उनसे बड़ा 100 सेंचुरी मारने के लिए सर पेशेंस भी चाहिए, मिशन भी चाहिए, ठहराव भी चाहिए, सरलता भी चाहिए, लेकिन चीते जैसी अंदर की फुर्ती भी चाहिए, भेड़िए जैसी नज़र भी चाहिए, और शेर जैसा मिशन भी चाहिए कि पत्ता भी ना। तो आई थिंक ये सब चीज़ें अकेले नहीं हो सकती, आपके साथ में आपके अंदर का जो बैठा हुआ इंसान है वो कितना प्रकृति से जुड़ा हुआ है और कितना सरल है। तो ये 2 आदमी, एक क्रिकेट में खेल रहा है, एक सिनेमा के एक मनोरंजन में खेल रहा है। अब देखिए आज शाम को आपने सेंचुरी मारी साहब, और पूरा स्टेडियम खड़े होके ताली, दूसरे दिन आपके लिए वही पिच है, वही बॉल है, वही ऑडियंस है, और आपके लिए परीक्षा पहली बॉल से है कि कल की ताली तो आपका आपके लिए आशीर्वाद था,
ध्यान रखना, अगर एक भी गलती की तो जिन लोगों ने खड़े होके तालियां बजाई वो अरे यार ये ना इसको आउट होना ही था, आज तो आउट होना ही था। सॉरी इतनी देर ना, तक ना, मैंने ना, इसको हाँ, समझाया हाँ, कि हालांकि बहुत दुनिया में बहुत कम लोगों को पता है कि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। क्योंकि अब मेरे लिए चार्ली चैपलिन साहब एक क्रिकेट के स्टेडियम का मास्टर ब्लास्टर और एक मनोरंजन के स्टेडियम, ये मेरे दोनों मित्र हैं। इनको ये फिजिकली है या नहीं है, ये साथ में रहते हैं। और उसके बाद में जो एक बोलते हैं जीवन रूपी, जिसमें संस्कार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो शायद वो एक ही जीवन में गुरुजी थे जो 2020 में ब्रह्मलीन हुए, श्री पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी, जिन्होंने काम क्या करते हो वो मैटर ही नहीं करता, आप किस फील्ड में काम करते हो, लेकिन आप जीते कैसे हो और उसमें कितनी कलात्मकता है। आई थिंक वो समूह टीचर को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन एक टीचर वो हमारी ज़िंदगी में आए। लेकिन ये ज़िंदगी में आए कब, मतलब 99 में? ना वो तो मतलब, लेकिन मतलब आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, मतलब एक्टिंग हो, तो चार्ली चैपलिन के बारे में उससे पहले देखा सुना था? नहीं, वो कार्टून देखे थे, लेकिन ये आदमी कुछ है, लेकिन पता नहीं था। असली चार्ली चैपलिन को पहचानने का मौका मिला 92 में, जब हमारा फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स हुआ एक उसमें इंस्टीट्यूट में, बीएनए में, भारतीय नाट्य अकेडमी में, और उसमें हमने उनकी पहली फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर देखी। फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम, गोल्ड रश, फिर सब देख डाली। फिर तो कि ये बोलेंगे कब? ठीक है, फिर किसी ने बोले ही नहीं। लेकिन वहाँ तक जाना, मतलब ये आपकी फैमिली में तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं होगा एक्टिंग, और ये तो दूर दूर तक भी संबंध उसका नहीं होगा, तो एक्चुअली उस हमारे मतलब गांव का जहाँ सड़क से संबंध नहीं था। हाँ। हमारे गांव का बिजली से संबंध नहीं था। हमारे गांव का कुत्तों से संबंध अच्छा था, रात में खूब भौंकते थे, अंधेरे में झिंगुर बोलते थे और फिर टर टर मेढक। हमारे गांव का जो आधुनिक चीजों का जो संबंध होना चाहिए, मेरे बचपन में वो सब कम्युनिकेशन लेस था। ठीक है, फिर भी लिव लाइक किंग एंड वर्क लाइक लेबर। मुझे ये पता लगा 10 साल में, जब मैं 10 साल में कक्षा 6 में एंटर हुआ, तो जैसा कि पहली बार मेरी इच्छा हुई पढ़ाई करने की, कि कक्षा 6 में पढ़ूंगा। देखिए, पढ़ाई स्टूडेंट अपने ही आप कर सकता है, हम सब ने पढ़ा है। आप अपने आप से बड़ा कोई टीचर नहीं है। हम कितना भी माँ बाप समझाते रहे कि वो टीचर हमसे गुस्सा थे, हमने वो नहीं इसलिए नंबर कम दिए, आपको सब पता होता है मेरा कहाँ पे क्या नंबर, कहाँ मैंने नकल मारी, कहाँ मैंने वो किया, सब कुछ पता होता है, और आप अच्छे जज होते हो। कक्षा 5 पास हुआ, इच्छा हुई कि यार एक साल पढ़ाई खूब करनी है, तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 15 दिन धान की गड़ाई की, वो वाले पिताजी के साथ, कि हम भी चला करेंगे। तो तुम क्या, हमने कहा नहीं। तो बच्चों को मिलते थे 8 रुपए, और पिताजी को मिलते थे 15 रुपए, जो एक दूसरे के नहीं। वो मजदूरी कहें या ना कहें, उसमें एक, क्योंकि धान की गड़ाई रोपाई ऐसी होती है जिसमें 10-20 लोग लगते हैं, तो मैंने आपके गड़वा दिए, आपने मेरे गड़वा दिए, गाँवों में ये होता है। तो हमें खूब याद है कि 15 तारीख को बोले कि 120 रुपए राजपाल ने कमाए, 15 अट्ठे 120, तो 120 रुपए में मेरी जो किताबें हुई थी लगभग 112 रुपए 115 रुपए की, कक्षा 6 की, सब गणित, हिंदी, साहित्य, व्याकरण, वो जितनी नहीं जो, और तो ना, तो उस दिन मुझे लग रहा था मुझसे बड़ा कोई राजा नहीं है। आज पता लगता है वो बाल मजदूरी थी। कक्षा 6 में पढ़ा, पूरे साल पढ़ा। जब पास हुआ तो 8th और 10th बोर्ड होता है, तो 6, 7 और 9th ये 3 क्लासेस के बच्चे सब इकट्ठे हुए, प्रिंसिपल साहब इकट्ठे हुए, उन्होंने मार्कशीट जो है अनाउंस की। तो हमारी हाइट की गलतफहमी दूर हुई कि सबसे ज़्यादा नंबर जो है पूरे स्कूल में राजपाल यादव ने पाए हैं। अच्छा, ठीक है, उस साल, हाँ, सबसे ज़्यादा। तो वो क्योंकि वो अपना वही मजा कट्टा की तरह, वो अपना जो वहाँ पे स्कूल में पीपल का पेड़, चबूतरा टाइप, वहीं पे पूरे सब बच्चे इकट्ठे होके और उनको सर्टिफिकेट मिलता था सबके सामने।
अब मुझे ना मेरा नाम हुआ, मैं आ रहा हूँ और सब इधर उधर देख रहे हैं तो मैंने ऐसे किया कि इधर हूँ कि उधर। अच्छा तो सबने अच्छा है राजपाल, वो सर्टिफिकेट मिला, सबने खूब तालियां बजाई। और राजीव भाई मैं रात भर नहीं यार सो पाया। मैंने कहा कि मैं कक्षा 5 तक सोचता था कि टीचर मेरी बड़ी इज्जत करते हैं और मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, इसलिए सब मुझे प्यार करते हैं। हर बार हर आदमी, पहले बचपन में जब टीचर नाम से बुलाते तो बड़ा अजीब अच्छा लगता था कि हमारी इज्जत है कुछ कि हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए जब अगर आप टीचर हो तो क्या करोगे कि आ जाओ राजीव जी आए हैं, बच्चा लाइन में लग जाओ, सब लोग प्रार्थना के लिए लाइन में लग जाओ, राजपाल आगे आओ। तो ठीक है बेटा लगो, अपनी अपनी लाइन 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 में राजपाल बेटा इधर आ गया, इधर आ गया। तो मुझे लगता था कि मुझे बहुत नंबर मिले हैं इसलिए ठीक है। आगे कक्षा 6 में पता लगा कि नहीं बॉस, इज्जत विज्जत वाली कोई बात नहीं, हर बच्चा दिख सके इसलिए सबसे लंबा सबसे पीछे, उससे तो सबसे छोटा सबसे आगे। लेकिन ऐसे ही वो मेढकों की टर टर की आवाज़ें भी खूब आ रही थी, बढ़िया वो छत पे लेटे हुए थे। मैंने कहा कि बॉस हाइट की वजह से आगे खड़ा किया जा रहा हूँ, तो आज से तो अब यही फाइट है कि जीवन में आगे खड़ा होना है तो ये सब जो हुक मिल जाते थे कहीं पे या इंस्पिरेशन से हुक मिल जाते थे, नहीं तो रायचंदों में डिप्रेशन बहुत है, सजेशन बहुत है, मैं नहीं कर पाया तो तू यही कर लेना। अरे आप ये चीज सोचो कि हम अभी पढ़े लिखे लोग बहुत सारी चीजों में अभी भी जानते हुए कि सच नहीं है, फिर भी हम उसी में पड़े हुए हैं, अटके हुए हैं। एक लड़की को ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसका आदमी कहीं छोटी हाइट का न रह जाए। ये राजपाल यादव छोड़ दो, हम ब्लेस्ड हैं, हम तो जय नारी शक्ति, दुनिया में जितना प्यार नारियों से राजपाल को मिला, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, प्रेसियों के रूप में और वाइफ के रूप में, मैं मतलब दुनिया का सबसे लकीस्ट हूँ, क्योंकि ये अंदर आया ही नहीं। तो लेकिन मान के बैठे हैं कि कोई लड़का है तो वो अगर पड़ोस में थोड़ी वाइफ सुंदर और थोड़ी हाइट में ज़्यादा हो जाए तो उसको ना लोगों से डर लगने लगता है कि ये साले मेरी बीवी देख रहे होंगे। और या फिर लड़की को, जबकि आप मान के चलो कि कोयला सबसे ज्यादा होता है, कोयले कितने, उसके बाद क्या होता है, कोयले से क्या निकलता है, सोना, वो कितना होता है, और सोना कोयला गढ़ के कब क्या निकलता है, हीरा निकलता है, हीरा छोटा ही होता है। अपनी अपनी इसमें बोलो कि यार तुम अपने आप को हीरा मान रहे हो, बोले अपना नुकसान बता, मेरी गलत फहमी है भाई। बोले भाई तेरी यार, मैं अगर बोल दूं कि मैं 6.5 फीट का खली दिख रहा हूं, तू मान लेगा? तो मैं हीरा, अगर हीरा दुनिया में सबसे महंगा है तो हीरा चुनने का तो मुझे अधिकार है ना, सिंपल सी बात है। और इसमें ना किसी महिला का नुकसान ना किसी पुरुष का नुकसान है। मेरे लिए मैं हमेशा ये जो सुनता सबकी था, लेकिन चुनाव बाय ग्रेस ऑफ गॉड, हमारे गांव में दूर दूर तक हमारे रिश्तेदार पूछते थे कि लड़का क्या करता है, तो बोले एक तो वो ट्रेनिंग कर ली है जो आपने बताई ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की, बोले और क्या करता है, बोले वो कुछ पता नहीं, नाटक करता है, थिएटर तो बोल नहीं पाते थे पिताजी, तो बोलते थे कि नहीं नाटक तो करता है, और क्या करता है, क्योंकि नाटक का मतलब कि शाम को सब लोग इकट्ठे होंगे, गली कोई ऑर्केस्ट्रा चलेगा, कोई गाएगा, कोई बजाएगा, नाटक से जीवन कैसे चलेगा, तो कि नौटंकियों में काम करेगा, मतलब जहां पे दूध तो पिताजी घर में ना घुसने दें, क्योंकि नौटंकी वगैरह में थोड़ा सा ना रूरल में थोड़ी सी जो आज अपन बोले ना एडल्ट, थोड़े से 2-4 शब्द, चाहे कोई मस्खरागिरी कर रहा हो, चाहे कोई कुछ ना कुछ ऐसा मार ही देता है, वो थोड़ा सा बगले झांकने वाला हो जाता है। आज भी कोई भी अपना फोक कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें भी शामिल नहीं हो सकते थे कि नहीं। तो उसके बीच में एक बार पिताजी ने
बोला कि यार वो बहनोई साहब पूछ रहे थे तुम बड़ा नाचते गाते हो या इस तरह, उन्होंने अपनी भाषा में ही पूछा। तो हमने कहा एक वो, लेकिन हमने उनको बोल दिया है कि राज्यपाल जो भी करेंगे वो परिवार के लिए और अपने जीवन के लिए अच्छा ही करेंगे, ये विश्वास पिताजी का था। और वही चीज़ चली आई। और गांव में जो चीज़ें नहीं थीं आज लग रहा है, लेकिन आप विश्वास करिए जब 10 साल का था तो जब वो उसमें झब्बड़ झब्बड़ पानी में और मतलब एक भी बाथरूम नहीं था गांव में, तो सोचता था कि इस गांव की तस्वीर बदलनी है। मतलब क्यों। और आज अगर आप जाओ तो गांव में पिछले 15 साल से भाई प्रधानी कर रहा है, जब जाता हूं तो कि बेटा इसमें अपने घर का कुछ लग जाए तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन गांव में जितना जागरूकता हो सकती है तो आई थिंक सबके पास बाथरूम है। और आधे घंटे अगर पानी अगर आप टहल लें और आधा घंटा बारिश हो तो भी आप जूते पहन टहल सकते हैं। तो विदिन जैसे 20 साल में करियर बढ़ा, तो वैसे ही 2005 में जब हम यहाँ से जंगल और हंगामा जब हमें इस्टब्लिश हो गए, तो सबसे पहले 2005 में जाके गांव गोद लिया कि हाँ, ये बिल्कुल जाके पूरे गांव को बुलाया कि आज से अब मैं तो हूँ अपनी कर्म भूमि मुंबई, वहाँ से हम पूरी दुनिया का भला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं, क्योंकि सबके बच्चे अलग हो जाते 2 साल बाद गए। लेकिन जितने 108 या 120 परिवार हैं उस गांव में, कुडरा गांव है हमारा, हमने कहा आज से बच्चों के बच्चों को कोई भी तकलीफ हो तो ये आपका माली है, मालिक नहीं है। चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सब लोग कोशिश करता रहता हूँ कि अब लगभग 10% बचा है। मंदिर भी बन गया है, मंदिर भी नहीं था और मोक्ष धाम भी नहीं था। और सड़कें तो बहुत दूर, कुछ खरंजड़ा बचा। लेकिन आपको देख के अगर राजपाल यादव का घर कुछ ऐसे किसी ने डाल के चुपके से डाल दिए हैं तो गांव की तस्वीर अच्छी है, देख के अच्छा लगता है। और रहा खा साल 2 साल में और ठीक हो जाएगा। राजपाल जी सॉरी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही हूँ, इसलिए सवाल पूछती हूँ। आप रायचंदों का बहुत आपके इसमें उल्लेख आ रहा है, तो ये बॉलीवुड के जो रायचंद है, जो आपके जितने पढ़े लिखे भी नहीं है, इतना सोचते हैं कि नहीं पता नहीं, एक्टिंग का भी आपने जो मतलब आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, इनमें कैसे फिट होते हैं आप? हम सबकी सुनते हैं। आई एम वेरी गुड लिसनर। हाँ जी, जी भाई, जी दादा, बहुत जी दादा। क्योंकि अपना स्वभाव कभी चेंज नहीं होता कि अगर आपको क्या रखना है वो आपकी आत्मा जहाँ पे सबके अंदर है कि यार ये बंदा, ये हमने महिलाओं से सीखा है। इसमें नारी शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है कि आपको 50 लोग बता रहे हैं राजीव भाई, अपने अपने अनुभव। कोई आदमी एक किताब नहीं है, और जिसने किताब लिखी है वो अभी मौसम नहीं है। दुनिया का थिएटर से लेके महाराष्ट्र के आपके एपीबी माझा के उसमें कि माई लाइफ इन आर्ट, या फिर आप चलो स्तानिलॉस्की साहब को ले लो, गुरतौस्की को ले लो, चेखव को ले लो, ब्रेख्त को ले लो, प्रेमचंद साहब को ले लो, राही मासूम रजा, मतलब आप चलो अपन मैं पूरे दुनिया, विजय तेंदुलकर साहब से लेके और जितने भी राइटर्स जिन्होंने कुछ शब्दों के माध्यम से अपने भारत को एक पहचान दी है, लेकिन वो उनका अनुभव है। वो अनुभव में अगर आप खो गए तो आपके लिए जटिलताएं हैं, लेकिन वो पढ़ गए और फिर अपने अनुभव से कढ़ गए तो आपकी सफलताएं हैं। तो अगर आपको जितने भी लोग हैं, देखिए साहित्यकार बनने के लिए बहुत सारे साहित्य, हमारे दद्दा जी हमेशा बोलते थे सिंपल कि आपको साहित्यकार बनना है कि साहित्य बनना है। अच्छा, तो बोले कि साहित्यकार बनने के लिए सब दुनिया के साहित्य पढ़ने पड़ेंगे और फिर अपना साहित्य जो है तैयार, सबके साहित्य सुनाने पड़ेंगे, तब आप साहित्यकार की भाई ये दार्शनिक हैं, इनको ये भी मालूम है, इनको ये भी मालूम है, इनको ये भी मालूम है। और अगर आप इतना बीज बन के कुछ अपना कर गए तो आप खुद साहित्य हैं, आपको दुनिया पड़ेगी। चुनाव आपके हित में है, आप चुनाव कीजिए। अपने यहाँ एक बड़ी छोटी सी, जब
इसने एक बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा कि इन रायचंदों के बीच में, अब देखिए साहब, मैं सिंपल सी बात, मैं 97 में आया, एक स्वराज नामक सीरियल एयरबड़ा जेल के पीछे पूना में दयाल निहलानी साहब के डायरेक्शन में मंजू सिंह जी प्रोड्यूसर थी। वो एक लास्ट कहानियाँ देख रही थी NSD में, तो उन्होंने अपना नंबर दिया मुझे कि आप मुंबई तो आओगे ना, क्योंकि वो मंजू जी इतनी तालियां थिएटर मिली थी। और ये ऋषिकेश जोशी ने, शायद आप ऋषिकेश जोशी से लोग मित्र हैं तो कभी पूछिएगा, बड़ी अच्छी लगेंगे। तो उन्होंने एक चिट दे दी, उस समय मोबाइल तो थे नहीं, कि आप मुंबई आना तो मुझसे मिलना। हमने जी दे दी, आए। जिस दिन 29 जून 97 सुबह 5 o'clock बोरी बली के मतलब बोलते हैं ना पवित्र, मेरे लिए तो वो देवस्थान है, ठीक है ना, वहां पे उतरा। और जिस शहर को नक्शे में देखा, उतनी सोशल मीडिया, पहली बार आए थे मुंबई? पहली बार। अच्छा। एक बार आए तो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही श्रीलंका जा रहे थे हम लोग, अभिज्ञान शाकुंतलम लेके। अच्छा। तो यहाँ पे मतलब एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए थे। अब उसके बाद में आप जिस शहर को नक्शे में देखा है, अब आपको मालूम है कि आपका ये कर्म भूमि का हिंदी सिनेमा का हब है। यहाँ से पूरी दुनिया में हिंदी सिनेमा की पहचान बनी है। अब उसमें आप उतरे तो आपको ये नहीं मालूम कि, क्योंकि अभी सोशल मीडिया है तो अभी तो गूगल पे चले जाते हैं ना, अब तो गली भी पूछ लेते हैं, उस समय तो ये कुछ नहीं। तो गोरेगांव बनराई ईस्ट में बनराई कॉलोनी में पहली बार ऑटो पकड़ा। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि इधर ऑफिस कहाँ मिलेंगे ऑफिस किधर? मुझे क्या लग रहा था कि कोई एक एरिया होगा ना, जैसे मंडी हाउस की तरह है। और फिल्म इंडस्ट्री, मतलब आप क्या दिमाग में आता है, जैसे कोई फलाने मसाले की इंडस्ट्री कहाँ होती, तो वो कहीं फैक्ट्री में ही होती ना। तो यहाँ पे पता लगा कि 2-3 दिन तो यही समझने में लग गया, नहीं ऑफिस कोई बांद्रा में है, कोई उधर है, कोई गोरेगांव ईस्ट में। अच्छा, अलग अलग सब है मामला। गया भाईखला स्टेशन पे, क्योंकि वो स्वराज सीरियल था, उनको मिला जाके फोटो दिया। उन्होंने तुरंत डोमिनिक से मिलवाया, जो उसका प्रोड्यूसर था। उन्होंने दयाल निहलानी, 4 सीन का रोल था, मतलब 4 एपिसोड। वो इतने खुश हुए। उसके बाद में हम आए, हमने कोई टिशू भाई से साथ किसमें, फिर कहा, ऐसे करते करते हमने 6-7 सीरियलों में कहीं पे 1 सीन, कहीं 2 सीन, कहीं 5 सीन। लेकिन एक चीज़ हो जाती थी कि एक सीन जिसके साथ करके आते थे वो रिपीट कर देता था। तो ये कहीं न कहीं मतलब धन्यवाद भी निकलता था कि नहीं, मुंबई की ज़मीन मतलब जो है एक्सेप्ट कर रही है, नहीं, हाँ, कि बेटा बना रही है। अब मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, उस समय मृत्युदंड जो है बनी थी, रिलीज हुई थी, और झा साहब कोई दूसरी फिल्म लिख रहे थे। बीच में 5-6 महीने का टाइम था। उनका एक सीरियल था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आप सबने DD पे आता था। तो उनके मन में आ गया कि अभी अपन मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल उसका सीक्वल डिज़ाइन करते हैं। उन्होंने किसी से पूछा तो पता लगा कि एक रघुवीर यादव जी जैसा लड़का चाहिए था। उन्होंने NSD में फ़ोन किया राम गोपाल बजाज जी को। इधर एक अंजनी कुमार है, जो वो प्रकाश झा के एसोसिएट डायरेक्टर थे। उन्होंने प्रकाश भाई से जाके मिलवा दिया। उन्होंने देखा, उन्होंने फ़ोन कर दिया NSD के, लड़का कैसा है? तो राम गोपाल बजाज जी ने बहुत अच्छा पॉजिटिव हमारे बारे में बोला, मेहनती है, बढ़िया है, टाइम सब बढ़िया, धन्यवाद। मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल करने लगा। 26 एपिसोड का वो सीरियल था। वो हमारे जीवन का डिसीजन था कि अब मुझे सीरियल में जाना है कि मुझे फिल्मों में जाना है। अब 98 हम 2 साल, अब हम 1.5 साल प्रॉपर कई सारे काम कर चुके हैं। मुझे लगा कि हमारे लिए जो स्कोप है, सीरियल आज बहुत बड़ा माध्यम है 207 कंट्रियों का। ये पर्दा बड़ा नहीं है तो ये पर्दा छोटा भी नहीं है, माध्यम अलग अलग है। टेलीविज़न का पर्दा छोटा नहीं कह सकते आप। एक होता है, एक 6 लेन का हाईवे है, एक 4 लेन का हाईवे है। लेकिन 4 लेन हाईवे जो है पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, 8 लेन हर जगह नहीं मिलता है। मेरा मानना ये है। मैंने एक दिन अपना वो 26 एपिसोड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे और स्ट्रगल करना है।
और फिर अपने वही डाले पृथ्वी थिएटर, इधर सत्यदेव दुबे जी और सबसे अपना, तो अनुराग कश्यप बैठे हुए थे पृथ्वी थिएटर में। उन्होंने बोला कि यार तुम लोग वो रामू जी के यहाँ पे कास्टिंग चल रही, तुम लोग चले जाना। हम, नवाज भाई, बहुत सारे लड़के थे। तो बोले कि कहाँ? तो सत्या रिलीज हुई थी, मतलब सत्या पूरे देश में भीखू महात्रे और सत्या का बोल वाला डंका बज रहा था। और वो सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, पूरे मुंबई में भी मतलब कुड़ी ठीक है। उस समय हम लोग चले गए, एक 22 साल का लड़का, हम लोग सब 25-27 साल के हो गए थे आराम से। वो बोलता है कि मनोज वाजपेयी, हाँ डायलॉग फुल कॉन्फिडेंस, मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस होने का ना तीन लाइन। जी 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 सर, जी हाँ सर। फिर नवाज एक सीन, अनुराग टोल्ड मी अबाउट, मुझे कुली मिला, 3 लाइन का रोल था, और नवाज भाई को बेटर का मिला शूल में। ये मेरी पहली एंट्री है। मुझे लग रहा था केंद्रीय भूमिका मिल गई ठीक है मुझे लगा केंद्रीय भूमिका मिल गई। अब साहब वहां पहुंचे, उसके बाद वो आपने सीन देखा ही है। वो रामू जी ने देखा, उस समय वो आंसरिंग मशीनें चल रही थी। वो एक नहीं, हम आपके मैसेज छोड़ देते थे कि राजीव भाई प्लीज कॉल, जब शाम को आते थे अपन ना, तो बोले कि हाँ, तो बोले कि यार वो तो ठीक है, वो शूल बहुत, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब मनोज, ये वो, हु इज दिस गाय ठीक है। तो बोले कि वो बुलाया, मस्त चल रही थी यहीं कमालिस्तान में, और रामू जी की वो, अभी मुझे मालूम है उन्होंने क्या बोला, उस समय समझ में नहीं आया था, खाली आंखों के एक्सप्रेशन देख के ही मैंने ऐसे ऐसे कर दिया था कि हे राजपाल, दिस इज रामू, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, फैंटास्टिक। जी जी जी। अभी मुझे मालूम है क्या लाइन बोली, उस समय नहीं मालूम थी। मैं आंखों में, वही देखो आंखों, जब तक आपको कोई भाषा ना आती हो, चाहे लड़ाई करो और चाहे बोलो, आंखों में देखते रहो। तो आंखों में बगैर बोल, एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के एक्सप्रेशन को कन्वे करने की बहुत बड़ी ताकत है। और साहब उन्होंने मस्त में 10-12 दिन के लिए बुलाया। मेरा 4-5 क्लोजअप हैं। एक गाना, आफताब की पहली फिल्म थी मुझे, और वो आए, मस्त रिलीज हुई, मस्त। हमने उनको मस्त के लिए खाली उस समय नहीं, वो उससे वो मैसेज करना, क्योंकि अब वो पेजर और उसके थ्रू ना, कि मतलब प्लीज़ कॉल बैक, जिनका मोबाइल है, तो रामू जी का मोबाइल, तो हमने इस तरीके से कोई कम्युनिकेशन प्रवाल के थ्रू किया। तो बोले बात हो गई, अब पूरे जगह जंगल अनाउंस हो गई। और अब हम अंदर कि यार रामू जी ने यार हमें बुलाए नहीं। अच्छा, बाद में मुझे क्या लगा कि यार जंगल में हो सकता है अपन ना फिट हों, क्योंकि भाई टीम बनाएंगे ना, हेंचमैन सब लंबे चौड़े, मतलब उसमें तो मैं गई नहीं। सब लड़के मिलने गए, हम नहीं गए। हमें बुखार भी उस समय चल रहा था थोड़ा सा। एक दिन प्रवाल पांडे बोले कि रामू जी आपसे मिलना चाहते हैं। हम गए, वहाँ पे ये सब अपने राइटर और ये सब बैठे। तो रामू जी ने पूछा तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा नहीं सर, जंगल पता नहीं मैं फिट हूँ कि नो। और ये उन्होंने जो किलिंग वाला सीन सुनाया और बोले दिस इज़ फॉर यू राजपाल, यू आर प्लेइंग सिपा इन जंगल। और उसके बाद में जो पहला सीन वो 99 में 19 नवंबर को शूट हुआ बंडीपुर के जंगल में, और जो उससे क्लैपिंग मिली, या जो मतलब पूरी 150-200 लोगों का एक ब्लेसिंग मिली, उसके बाद तो 40 दिन नहाया ही नहीं नहीं नहाने की जरूरत क्या है? अरे अब जो चाहिए था वो, अब सर 14 गैंग मेंबर में एक गैंग मेंबर था, लेकिन पता लग गया कि बॉस केंद्रीय मेंबर है ये। और बस उसके बाद में लगभग जितनी भी रिलीज, पता नहीं 150-200 जो भी हुई होगी रिलीज अनरिलीज, आप बिलीव करिए 10% मुख्य भूमिकाएं और लगभग 40%
कॉमिक भूमिकाएं, 10% छोटी छोटी भूमिकाएं, 10% गेस्ट अपीयरेंस भूमिकाएं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एक तरफ हंगामा के क्लाइमेक्स को लेके दुनिया हंस रही थी और मैं माधुरी दीक्षित के क्लाइमेक्स में वो हॉल में रोना था, और फिर एक तरफ जो है वो माला माल वीकली को लेके सब लोग हंसते थे, और एक तरफ मैं मेरी पत्नी और वो को लेके क्लाइमेक्स में रोना है। परीक्षा तो उस समय थी कि राजपाल यादव को इसमें हॉल में आप देख के हंस रहे हो और दूसरे में राजपाल कुछ नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं। अगर वहां पे आप हंस दिए तो मेरा फिर रास्ता, तब बिल्ली रास्ता का जो होता ना कि अब रास्ता कि अब हमें एसी में रहना है। लेकिन टचवुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अच्छी नीयत, अच्छा सिलेक्शन कि हंगामा में अगर हंसते थे तो माधुरी दीक्षित बनना चाहती में लोग सेंसिटिव तरीके से इमोशनल होके भूमिका वो देखते थे। वही तो चार्ली चैपलिन स्टाइल था कि जहाँ पे हंस, मैं खुद आपको इशारा करूँगा ना हंस लो, ठीक है, लेकिन कहीं मीनिंगफुल मनोरंजन चल रहा हो और वहाँ पे आपको हंसी आ जाए तो या तो अभिनेता में कमी है या फिर ऑडियंस और अभिनेता के बीच में। ऑडियंस कभी बेवकूफ़ नहीं हो सकती, या तो ऑडियंस अभिनेता में कमी है या फिर ऑडियंस और अभिनेता के बीच में मिसकम्युनिकेशन है। ऑडियंस कभी भी जीवन में वो पाँच जिसने रिक्शा भी है उसको भी पर उससे मत पूछो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मज़ा आ गया या मगज मार टेंशन, तो वो कतई करेक्ट बता देता है। जी, आप कहते हैं कि अगर आप अभिनेता नहीं होते तो आप इंजीनियर टेलर होते शायद, तो ये क्या कनेक्शन है आपके लाइफ का टेलरिंग के साथ? टेलिंग हाई स्कूल पढ़ रहा था, थिएटर भी कर रहा था, तो उस समय हमारे ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री जो शाहजहांपुर में है, जिसमें लगभग 1/4 अटैच शाहजहांपुर, उस समय रोजी रोटी शाहजहांपुर का मेन अट्रैक्शन ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है, जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय उसको आपके अधिनियम उसमें आती है, अधीन है पूरे देश में। जैसे अपने कल्याण में और टुंडला में, कानपुर में अलग अलग 31 फैक्ट्रीज हैं। हमारा जो क्लोथिंग फैक्ट्री है सेना के ही सारा काम होता है, कपड़ा संबंधी, जिसमें ड्रेसें क्या होनी, पैराशूट क्या होने, मतलब जो कुछ भी है वो कपड़े, सेना के कपड़े का काम है। अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। तो हम ये कि हमने जो अप्रेंटिस की है, हमने फॉर्म भरा था, 4000 लड़के लगभग बैठे थे, हमारा भी सिलेक्शन हो गया। तो 2 साल हमने जो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का वजीफा लेके, या उसको आप स्टाइपेंड बोलें, हमने उसमें अप्रेंटिस की है 2 साल में। 29वें बैच का पास आउट हूँ। अंदर सब बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, और जो टेलर होते हैं वो टेलर आम टेलर नहीं होते, वो बड़े इंजीनियर टेलर होते हैं। उनके प्रॉपर उनको घर रहने के लिए मिलता है उनको, क्योंकि और उसमें सबसे अच्छी बात आपकी फिटनेस भी देखी जाती है कि अगर आप सेना, जैसे मेरा सेना में भर्ती होने का सपना था, नहीं हुआ, पुलिस में भर्ती होने का सपना था, नहीं हुआ, तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा ये था कि एक फौजी टेलर जिस तरीके से फौज के लिए ट्रेनिंग कर रहा है वो ट्रेनिंग ले रहा था। तो उसमें आप जब निकलते हो तो आपकी बैच के अनुसार आपकी उसमें नियुक्ति हो जाती है, और आप पूरा जीवन आप तनख्वाह से लेके हर चीज़ में आपका सुचारू रूप से चलता है। तो वो ट्रेनिंग के हमने कर ली थी कि अगर पता नहीं कुछ ना हो तो बोलते ना रोजी रोटी चलाने के लिए एक टेलर की जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी है। और आई थिंक वो टेलर ही मुझे वो मेरे जीवन का टेलर मेड जॉब है, जो उस समय कपड़े को जोड़ने का, सिलाई करने का काम सीखा था, आज शायद वही ट्रेनिंग काम आ रही, जो आज शब्दों को अलग अलग सोचते हैं, इमोशन सोचते हैं, कागज़ पे लिखते हैं, उनको एक दूसरे को आत्मसात करके बोलने की कोशिश करते हैं, तो जो भी जामा बनता है उससे ताली मिल जाती है। तो क्रिएटिव टेलर तो आज भी हैं हम। राजपाल जी, अभी लेकिन उस वक्त ये कंफ्यूजन था कि टेलर और एक्टर क्या बनना है जिंदगी में। नहीं तो टेलरिंग करते करते रामलीला कर रही थी, उसमें अंगद का रोल किया था मैंने, क्योंकि वो फैक्ट्री में। तो उससे पहले स्टेज पे गए थे कि नहीं गए थे? बिल्कुल, पहला नुक्कड़ नाटक किया था। उससे पहले 84 में हमने एक प्रॉपर एक अंधा कानून नाटक किया, उसमें मुख्य भूमिका की थी। हम लगभग जब आई थिंक कक्षा 5 के बाद या 3-4 जो बच्चा होता है, साल तो एग्जैक्ट याद नहीं है, उस समय
26 जनवरी, 15 अगस्त, इन सब इनमें जो स्कूली छोटे छोटे कार्यक्रम इनमें हिस्सा लेने लगे थे। अच्छा। और पहली बार का जो राणा प्रताप जी के ऊपर एक कविता सुनाई थी, जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी, और दूसरी लाइन वो उस समय भूले, आज तक याद नहीं आई, तब तक पैर कांपने लगे, और टीचर ने कहा कि बहुत अच्छा बेटा, और एक रबर दे दी थी। तो रबर से लालच, मतलब एक तो आंसू गिर रहे हैं, लेकिन रबर मिली तो मतलब बोला मामला ठीक है। तो दूसरी बार फिर डरते डरते उसमें हिस्सा लिया। अच्छा। तो तौलिया मिल गई इनाम में, लेकिन जैसे तैसे वो परफॉर्मेंस हो गई। और तीसरी बार में एक चुटकुला सुनाया था, उससे जो है वो पेंसिल या, तो ये मान के चलो कि फिर तो खैर आप सबके आशीर्वाद से सवों इनाम मिले, जहाँ जाते हैं वहाँ इनाम ही मिलते हैं, कभी ताली में और कभी आशीर्वाद में, कभी गिफ्ट में, या कभी बोलते हैं शील्ड में। लेकिन आई थिंक वो रबर की पेंसिल जो है ना, वो बहुत क्रिएटिव, सबसे क्रिएटिव वो है कि आप पेंसिल से लिखते हैं, रबर से मिटाते हैं, तौलिया से तन ढकते हैं, बस वही चल रहा है। राजपाल जी, अभी कुछ अभिनेताओं का जिक्र आपने भी किया, उसमें से एक हमारे सामने है राजपाल यादव। स्टेज का भी जिक्र हुआ, राजपाल यादव हो, रघुवीर यादव हो, नवाजुद्दीन हो, मनोज बाजपेयी का भी नाम आया। इसमें एक नाम और मैं जोड़ना चाहूँगा, ओमकार दास माणिकपुरी का। क्या देता है आप सबको ये स्टेज? देखिए सर, ये या स्टेज, इसको अगर बदल के मैं पूछूं तो एक अभिनेता को स्टेज कितना जरूरी है? सर अभिनेता को स्टेज ही जरूरी है, प्लेटफॉर्म अलग अलग बन जाते हैं। पहले तो आप इस बात को निकाल दे, वी आर ऑल अभिनेता, क्योंकि जहां अभी लगा होता है ना, उसमें एक मैं डायलॉग बोल के सिर्फ एक लाइन फॉलो करता हूं कि मैं फ्रंट बोलता हूं, इसके पीछे 20 अभिव्यक्तियां काम कर रही होती हैं। तो जैसे कथाकार, कहानीकार, चित्रकार, पत्रकार, जो भी निर्माणकार, मतलब बोलते हैं कि मुखसज्जक, या फिर मतलब मैगजीन छपने तक, ये सब अभिव्यक्तियों के ही तो माध्यम है। एबीपी माझा, ये माझा कट्टा, ये क्या है? ये अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पे जितने लोग बैठते हैं वो अपने दुख लेके नहीं बैठते हैं, अपने वो संस्मरण लेके बैठते हैं। या तो आप कहीं सुनते हैं या फिर कहीं अपने सुनाते हैं, जो आपके बायोडाटा में नहीं आते हैं कि सर ने यहाँ पढ़ाई की, यहाँ ये किया, यहाँ वो किया, वहाँ वो किया, वो तो बायोडाटा हो गया। लेकिन बायोडाटा के साथ एक अनुभव का सायोडाटा चलता है, और वो सायोडाटा जो है उसका अभिव्यक्ति का साधन क्या है? माझा कट्टा। क्योंकि आप अपने संस्मरण सुना रहे हो, आप अपने सुना रहे हो, आप अपने सुना रहे हो, मैं अपना सुन रहा हूँ, मैं अपना गांव को सुना रहा हूँ, कभी राजीव भाई इधर का, कभी आप कोई प्रश्न। फिर मुझे लगता है किसी भी दुनिया की 12 ब्रांचेज हैं लगभग, इनको पूरा करने के लिए आपके लिए स्टेज बहुत ज़रूरी है। वो स्टेज कभी थिएटर वालों को प्रोसीनियम चाहिए, क्रिकेट वालों को स्टेडियम चाहिए, लिखने वालों को टेबल चाहिए, अच्छा देखने के लिए रोशनी चाहिए, मतलब अलग अलग है सर। लेकिन राज मिस्त्री भी अगर होता है ना, आपका निर्माण करता है ना घर का, उसको भी गारा ईंट और वो कुछ नहीं कर सकता राज, कि उससे बोलोगे यार हमारा मकान बना दे, बोला भाई सरिया सीमेंट किधर है, ज़मीन कहाँ है। तो आई थिंक जब मकान बनाने के लिए स्टेज चाहिए, जब काम करने के लिए स्टेज चाहिए, तो दुनिया में कौन सी ऐसी बूटी है जो आप बगैर पिए, बगैर खाए, बगैर कढ़े और आप अभिव्यक्ति में बढ़ जाएंगे आगे? आपको अभिव्यक्ति का साधन बनना है, संसाधन बनना है, तो आपके लिए स्टेज ही जरूरी है अपने अपने मन जी। स्टेज का महत्व आपने बताया, लेकिन उसी मुद्दे को लेकर मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा। साउथ के अगर हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो ब्रह्मानंदम हो गए, देन वेणुमाधव हो गए या सुनील हो गए, जो कॉमेडियंस है वो वहाँ के मेगा स्टार्स से भी ज़्यादा बिजी होते हैं। वही थोड़ा सा ट्रेंड जो है हिंदी सिनेमा में भी आना शुरू हो गया था, लेकिन अचानक से रुक सा गया। उसके लिए कोई स्पेसिफिक कारण है? कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। सिनेमा देखो 24 घंटे में 24 बार नेचर कलर बदलती है। अब चूंकि जब अपन यहाँ पे मुंबई में बैठते हैं तब अपन कहते हैं कि वो साउथ, वो नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट,
हम लोग, क्योंकि बॉलीवुड सबकी जन्मभूमि है ये, लेकिन जितने रीजनल वुड हैं ये सब कनेक्टेड हैं आपस में। यहाँ पे वहाँ पे जो ब्रह्मानंदम साहब आज 67-68 ईयर्स से हैं, आप उनको अभी देख रहे हैं, उनके पीछे उनकी 40 साल की मेहनत है। तो आप किसी को भी ऊपर नीचे ले जा सकते हो, मेहनत को कभी पीछे नहीं कर सकते हो। तो जो सुपरस्टार बने हैं, वो चाहे साउथ के हो चाहे नॉर्थ के हो, आप ये मान के चलो वो डिजर्व करते हैं। बॉलीवुड में जब 2000 में मोबाइल आया, और धीरे 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 पहले 3 चैनल थे, फिर 9 चैनल हुए, फिर 900 चैनल हुए, कैसे कैसे 9000 चैनल हो गए, आप समझिए। और 9000 लोग भी मतलब उसमें इन्फ्लुएंसर से लेकर ना यूट्यूबर से लेकर दे आर ऑल सर्वाइविंग। तो मुझे क्या लगता है कि 2000 के बाद में एक्चुअली जो सीरियस सिनेमा बनता था वो कंप्लीट मीडिया ने टेक ओवर कर लिया। कि पहले ट्रेन का ब्लास्ट हो रहा है, ट्रेन पटरी से उतर रही है, और अभी पता लगा रियल लाइफ में ट्रेन अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो डिब्बा उतर रहा है, उसको लोगों ने शूट किया है। तो उससे बड़ा कोई स्टंट हो नहीं सकता, क्योंकि रियल लाइफ स्टंट ना देखने को मिले जीवन में। अब क्या बचा, जब सीरियस नोट तो पूरा थैंक्स टू मीडिया, जिसने सीरियसली पूरे वर्ल्ड को, बोलते ना देयर इज होल वर्ल्ड बिकेम स्मॉल विलेज बिकॉज ऑफ, मतलब बहुत जागरूक मीडिया, जिन्होंने चाहे गांव का पत्रकार हो चाहे शहर का पत्रकार हो, अपन वो बोलते ना कि चांद में भी दाग है, तो वो अगर वो निगेटिविटी की वो मीडिया में 1% ऐसा या 2% या फिल्म इंडस्ट्री ग्लैमर का है, उसमें अपन कोई बात ना जाए तो। लेकिन एक्चुअली ये जो पिछले 20 साल का कॉमेडी का दौर लाने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसमें कोई लीडिंग एंटरटेनर है, कोई सपोर्टिव एंटरटेनर है, कोई मीनिंगफुल एंटरटेनर है, कोई लाउड एंटरटेनर है, कोई छोटा एंटरटेनर है, कोई बड़ा एंटरटेनर है, लेकिन सब कॉमेडी कर रहे थे। अगर 10% फिल्में निकाल दो, आई थिंक सारी 90% फिल्म पिछले 23 साल में सब एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड बनी है। और उसमें अगर 100 साल के सिनेमा में बड़े स्वाभिमान के साथ और बड़े रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया की ऑडियंस ने हमें गोदी का खिलौना बना के हमेशा मनोरंजन के रूप में रखा है, वो बच्चा बन के बोल रहा हूँ कि एक शहंशाह बोले जाते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लीडिंग महानायक का काम किया, माननीय बच्चन साहब का, और एक किंग खान बोले जाते हैं जिन्होंने रोमांस की दुनिया में अपना एक, और एक्शन की दुनिया में अपना नाम कमाया। और इन सब के बीच में, ब्रह्मानंदम जी के बीच में, सबके सारे आर्टिस्टों या बड़े बड़े आर्टिस्टों का आशीर्वाद, एक किंग ऑफ कॉमेडी बोला जाता है, ये कम है क्या? कहाँ सम्मान कम हुआ है? पूरी दुनिया में डे बाय डे सम्मान बढ़ रहा है। मला तिथेच त्याबद्दलच विचारायचं होतं की तुम्ही तुमच्या गुरूंबद्दल बोलताना सचिनचं नाव घेतलं, सचिन तेंडुलकर, आपले चार्ली चॅप्लिन असतील, त्यानंतर मला वाटतं प्रियदर्शन जे आहेत त्यांचा खूप मोठा रोल आहे। तो प्रवास कसा सुरू झाला, कारण त्यांच्यासोबत तुम्ही सुपर हिट्स दिलेले आहेत आणि त्यांचे सिनेमे आणि ते कॉम्बिनेशनच खूप कमाल आहे, त्याबद्दल ऐकायला आवडेल। देखिए वो एक ऐसा युग था ना जिसकी आप बात कर रहे हो, सही है कि इधर मतलब तेंदुलकर साहब और इनका सबका क्रिकेट भी चल रहा था, इंस्पिरेशन भी मिल रहा था, और उस समय एक हमारी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी के 3 देव आ गए। एक मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी, जो हम उनके प्यार से हमेशा रामू जी बोलते हैं, सर बोलते हैं, और वो एक्चुअली एक क्रिएटिविटी का हमारे लिए बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, जिन्होंने एक, बोलते ना कि एक रॉ लड़के को और इतनी बड़ी भूमिका में बोले नहीं तू ये भूमिका करेगा। दूसरे डेविड धवन साहब और तीसरे प्रियदर्शन साहब। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन, साउथ और जो पंजाबी और मतलब हैदराबाद का जो तीनों का ये कॉम्बिनेशन मिला, आई थिंक जिसमें कम से कम 17-18 फिल्में की इनके साथ, रामू जी के साथ, 10-12 प्रियन जी के साथ, 10-12 की डेविड साहब के साथ। और इन्होंने अपने अपने, डेविड साहब छोटा डॉन बना रहे हैं, तो मुझसे शादी करोगी पंडित बना रहे हैं, तो मतलब उधर
प्रियदर्शन साहब हंगामा का राजा बना रहे हैं, चुप चुप के का पांड्या बना रहे हैं, और मालामाल वीकली का बाजे। जो ऐसा कैरेक्टर, मतलब मैं जितना भी धन्यवाद, जितना वजन है उतना धन्यवाद, ऐसा कैरेक्टर कब मिलता है कि जिज्जी जिज्जी वो शादी करनी है, बोले प्यार कब हुआ, बोले आधा घंटा पहले। ये कैरेक्टर कब किसी को रुला सकते हैं? तो ये मतलब ये आपने जो जोड़ा है ना ब्रदर, ये करेक्ट है कि इट वाज मतलब वेरी लर्निंग पीरियड और ब्यूटीफुल पीरियड, और पीरियड बदलते रहते हैं। अभी 3 महीने पहले 6 महीने पहले अपन क्या क्या बोल रहे थे कि यार, अब क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं कि बॉलीवुड से कि यार सिनेमा हिंदी फिल्में क्यों नहीं चल रही, ये हो रहा वो हो रहा, और अपनी, लेकिन हम लोग पहले दिन से कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, विश्वास करिए, क्योंकि हमने कोई ऐसी यूनिट ही नहीं देखी जिसमें अगर 150 लोग हों, 10-20-50 मराठी ना हो, 10-20-50 साउथ इंडियन ना हो, या 10-20-50 नॉर्थ इंडियन ना हो। तो हमारे लिए जितनी खुशी गदर 2 के लिए, जितनी जवान के लिए, जितनी पठान के लिए, उतनी जेलर के लिए है। तो हमारे लिए जब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, मुझे ये मालूम है कि बड़ी 3 ही बहनें हैं पूरे विश्व में। एक हॉलीवुड जिसने सबसे पहले जन्म लिया, वो बड़ी बहन है, और अपने मराठी में क्या बोलते हैं बड़ी बहन को? मोठी बहीण. मोठी बहीण. मोटी बहन, वो मोटी बहन है। और उसके बाद मझली बहन जो मुंबई दादा साहब फाल्के साहब को, जितना वो हम लोगों के कर्म गुरु हैं, उन्होंने जन्म दे दिया आपको बॉलीवुड का, है भारतीय चलचित्र निगम, ठीक है ना। ये मझली बहन है, और इसके बाद में 207 अपनी मौसियाँ हैं। मतलब 207 कंट्री में जो रीजनल, चाहे 5 मिनट की फिल्म बनाए और चाहे 10 मिनट की फिल्म आए, ये अपनी सब मौसी हैं। तो हम लोग कला कल्चर में बहुत रिच लोग हैं। हमारे दिमाग में हमेशा ये आया कि क्या हमने सीखा, जितनी लाइफ में हमें इंस्पिरेशन मिले सामने, क्योंकि इतिहास पढ़ने से अच्छा इतिहास, कल होने वाला इतिहास देख लो। तेंदुलकर साहब भगवान करे खूब 150 साल जिए, लेकिन तेंदुलकर साहब आपके सामने एक जीवंत हिस्ट्री है, भारत रत्न हैं, जिन्होंने पूरे विश्व के हर बैट्समैन को अपना बल्ला इंस्पिरेशन में दिया है। अब वैसे ही राजपाल यादव को अगर आपने दिया है, तो राजपाल को तेंदुलकर ने भी दिया है, राजपाल को चार्ली चैपलिन ने भी दिया है, सब टीचरों ने दिया है, जनता जनार्दन दिया है, तो प्रियदर्शन साहब और डेविड धवन साहब और रामगोपाल वर्मा जी ने, बाकी सारे डायरेक्टर जिनके साथ काम करने का 1 फिल्म या 2 फिल्म 4 फिल्म, लेकिन प्यार सबका मिला। राजपाल जी, आपने हम आपने अंधेरी शुरुआत में बैठे हैं, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे अंधेरी स्टेशन है। तो एक किस्सा कहीं पे तो सुना था कि आप शायद मुंबई छोड़ने वाले थे, लेकिन वो अंधेरी स्टेशन पे ऐसे कुछ हुआ कि आप रुक गए। ये वो शूल वाला किस्सा है शायद? नहीं, कभी नहीं। अच्छा। टचवुड, ये थोड़ा सा ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मतलब अंधेरी स्टेशन से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, क्योंकि गोरे गांव बैठते थे, अंधेरी उतरते थे, वहाँ से पैदल हो लेते थे, या जो अपनी 4 बंगलों के लिए बस मिलती थी, अब जुहू बस स्थानक के लिए जो मिलती थी 33 नंबर बस, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं लकीएस्ट इस वर्ल्ड का 2 चीज़ों में लकीएस्ट हूँ। एक तो मुंबई जब आया तो पहले दिन से मुंबई ने भोजन मुझे दिया। वो आज तक भोजन, और जब जब हमें ताली बजाने का मौका मिला, जहाँ पे डुगडुगी बजाने का मौका मिला, वहाँ पे अपने लिए तो भोजन मिला और 10-5 लोगों के लिए भोजन मिला, नंबर 1। दूसरी चीज़ टाइप कास्ट वाली चीज़ थी कि जो अभिनेता विलन बनता है विलन में ही चला जाता है, या जो मतलब जो जिसमें जो पुलिस बना पुलिस भी बना चला जाता है। हम लोग इंस्टीट्यूट में ये सब बातें करते थे। आज अगर जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं, तो अगर आप एक बार बैठ के, कि चाहे जंगल हो, चाहे वक्त हो, चाहे मालामाल वीकली हो, चाहे ढोल हो, चाहे कहीं भी कोई कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर दूसरी फिल्म में उसकी झलक, क्योंकि बॉडी तो चेंज नहीं कर सकते, मेंटालिटी आई थिंक हर कैरेक्टर की अलग मिली होगी। एक तो ये वैरायटी देने की कोशिश में हूँ, और दूसरी चीज़, कभी भी मुंबई ने मुझे बाहर नहीं जाने के लिए बोला। मैं इस कण कण की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब आया तो मुंबई ने मुझे गले लगाया
और मुझे ऐसा लगता है, मैं आपके एबीपी माझा के माध्यम से, ये ऐसी ज़मीन है, अगर इसके लिए गलत नियति से और आप कोई स्वार्थ के लिए इस ज़मीन को यूज़ करना चाहते हैं कि बस ये काम हो जाए फिर मैं निकल जाऊंगा, या फिर ऐसा हो जाए, अगर मुंबई का कुछ अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए मुंबई का यूज़ आप करना चाहते हो, तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े आए और चले गए, ये मुंबई का जिसने गलत करने की सोचा उसका गलत हुआ, मुंबई का कभी जीवन में गलत। और जिसने मुंबई को पूजा अंदर अंदर, मुंबई ने उसको हमेशा गोदी में बिठा रखा, कभी किसी को भूखा नहीं सुलाया। राजपाल जी, आपने शुरुआत में बताया कि जब आप पाँचवीं कक्षा में थे तब आप वो पेराई करने के लिए जाते थे, आपको 120 रुपये मिले, उसके बाद आपके पास पैसे आने लगे, आपने गाँव गोद लिया। अभी 1-2 महीने पहले एक शायद किसी इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप ऐसी स्थिति में आना चाहते हैं कि किसी प्रोड्यूसर से मैं पैसे ही नहीं लूँ और फ्री में काम करूँ। जी बिल्कुल, अभी हो सकता है कि अभी तो ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो मतलब आटा और आट दोनों बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन पिछले साल ही कोशिश कर रहा था और बहुत जल्दी ये तमन्ना है कि रोल मेरे मन का, मनी आपके मन का, हमें रोल में खुश करो, हमारे लिए वही मनी है। क्योंकि हम मुझे पता है कि हम लोग एंटरटेनर नहीं हैं, क्योंकि अगर मिसाइल बनाने वाले साइंटिस्ट हो सकते हैं और मतलब मकान बनाने वाले इंजीनियर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, तो कला को आकार देने में, एक नए नए आकार पेश करने के लिए एंटरटेनमेंट भी क्राफ्टमैन साइंटिस्ट ही होते हैं। तो हम और साइंटिस्ट कभी पैसों के चक्कर में पड़ते नहीं हैं, और बड़े बड़े एक्टरों ने इस बात को, हम कोई नया काम नहीं, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि मुझे किसी प्रोड्यूसर से कभी भी पैसे के लिए ना हमारे मैनेजर को फ़ोन करना पड़े, ना उसको, कि आप जो हैं आप हमें रोल ले खुश कर दीजिए, हम आपसे पूछेंगे नहीं कि आप अगर हमारा दोहन करते हो, एक्सप्लॉइटेशन करते हो, तो जवाब आपको देना है कि आप हमारा फ़ायदा उठा रहे हो या आप मेरी वजह से आपको फ़ायदा हो रहा है। ये आप डिसाइड करो, मेरे बस का नहीं। अगर आप हमारा सोचो राजपाल फ्री में मिल रहा है, ऐसा नहीं है, रोल भी तो फ्री में नहीं दे पाओगे ना हमें फ्री में ले आओगे, लेकिन मेरे लिए रोल फ्री में नहीं ला पाओगे। रोल अब हम वो चाहते हैं कि जो हमने थिएटर में जिए हैं और बड़े कमाल कमाल के रोल हैं, तो कॉमेडी, हास्य रस जो है, ये गली से लेके आज से नहीं, हजारों साल से हास्य रस ना मिटा है, ना मिटेगा, ना कोई मिटा सकता है। अगर अपना मोर, जंगल में कोई ऑडियंस होती है, पत्ते ऐसे ऐसे करते हैं, और जब खुश होता है तो ऐसे ऐसे करके नाचता है, उसको किसी और ताली की ज़रूरत है। अपने समुद्र किनारे 5 मिनट खड़े रहो तो किसी लहर को आपकी ताली की ज़रूरत है। तो आई थिंक जब उनको कुछ चाहिए नहीं आपसे, तो आपसे ज़्यादा खुश हैं, तो हमें आपसे क्यों चाहिए, हम खुश हैं लिखते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। तो मतलब वो, लेकिन जिन जिन ने देखा वो मोर भूले भी नहीं है ठीक है नहीं ना? राजपाल जी, लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि ऐसा कितनी बार हुआ कि वो आटे के लिए रोल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर भी हमने काम किया है, या डायलॉग्स अच्छे नहीं लगे, लेकिन पैसे चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि तेंदुलकर साहब की 100 सेंचुरी सबको मालूम है, लेकिन 300 मैच और खेले, उनमें 20 मैच बड़े, मतलब वो समझ लो, मैं यही मान के चलता हूँ ना, ऐसे 20 मैच है ना जिसमें मैं बड़े ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ कि एक दिन तो कमाल हुआ, अब फिल्म का नाम नहीं लूंगा, नहीं आप नाम मत दीजिए, किस्सा बता दीजिए बड़ी प्यार से, क्योंकि वाइफ एक्चुअली ज़्यादा सेरेमनीज में जाती नहीं है, क्योंकि हर लड़कियों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ टर्म कंडीशन या कुछ अपनी वो होती हैं। तो जो बड़ी बिटिया का जन्म हुआ था उसके बाद में, तो वाइफ ने, मैंने कहा कि चलना है, एक स्क्रीनिंग है। तो बोली नहीं मैं अगले साल जाऊंगी, अभी बिटिया हुई तो 1 साल की जरा होने दो, फिर थोड़ा समय, थोड़ा जिम विम करके थोड़ा सा ठीक हो जाऊं तब जाऊंगी। तुमने ठीक है, तो बेचारी 1-1.5 साल फिर बाद में फिर एक फिल्म का नंबर आया, मैं ले गया। इधर से तो बड़े खुशी खुशी बड़ा तैयार होके, बड़ा माहौल चल रहा था, बड़ा जान टाइप का,
और जब फिल्म का प्रीमियर देख के निकले, वो स्क्रीनिंग देख के निकले, तो गाड़ी में बैठे ना, तो मुझे लगा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। आपको ऐसी फिल्में करनी चाहिए। मैंने कहा व्हाट द हेल, ठीक है ना। इतनी डांट पड़ी, मतलब मैं बोला कि यार, तो मैंने बाद में बोला, हमने कहा जिसमें अच्छा हुआ उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अगर एक एक्टर से फिल्म नहीं बनती है, एक प्रोड्यूसर से नहीं बनती है, 100-200 लोगों के कॉम्बिनेशन से बनती है, तो अगर फिल्म आपको बुरी भी लगी है तो इसलिए इसको धन्यवाद बोलो कि इसकी वजह से किचन चला है। दूसरी बात ये कि हर एक के लाइफ में ना ऐसे पड़ाव आते हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं, कि जिससे हम कुछ सीखते हैं, आगे जाते हैं। आपके लाइफ में ऐसे बचपन से लेके आज तक परीक्षा लेने वाले पड़ाव कौन से थे? हर साल एज पे ही हूँ। हर साल मुझे, जब से वो भैया ने पूछा, ये तो खैर हमारे बहुत कई बार हम मिले हैं, बहुत कक्षा 5 के बाद में, कक्षा 5 तक तो बच्चा क्या होता है कि 7.5 साल तक के बाद मेमोरी याद रहती है। 7 साल के पहले वाला लगभग मेमोरी, 5 साल कुछ कुछ याद रहता है फिर, लेकिन जब आप 15-20 साल के हो जाते तो, लेकिन 7 साल के बाद की मेमोरी आपको याद रहती है। कोई चाहे गांव हो, चाहे क्लास हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमें कहीं पे, मतलब जैसे मुझे ये मालूम है कि राजीव साहब हमारे क्लास में हैं, तो ये हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनसे 8 गुनी ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी ये काम पाने के लिए, ये बात सच है। और चाहे जीवन रूपी काम हो, चाहे वो जीवन की पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन हर साल हम एक नहीं 10 चुनौतियों से जूझते हुए ही निकले। और आई थिंक वो अखाड़ा नहीं मिला होता तो आज राजपाल यहाँ पे खड़ा नहीं होता। और अब पहले बोलते ना कि लोगों ने शिकार खेलने का जो चक्रव्यूह होता है, एक बचने का और एक निकलने का, तो आई थिंक अभी तक अच्छे कर्म से, अच्छी नीति से और अच्छे नियम से जब भी खड़े होते हैं, तो दुनिया ने जिसको माना कि चलो ये भाई कृष्णम बंदे जगत गुरुम, अपन ऐसे मानते हैं ना कि ये कृष्णम बंदे जगत गुरुम है, तो अपन ऐसे मौके पर जब पर्सनल लाइफ में जहाँ पे 6 लोग अपोजिट खड़े हों और 6 लोग मतलब बोलते हैं ना साधक के रूप में खड़े हैं और 18 लोग बाधक के रूप में खड़े हैं, तो हमें ना साधक दिखते हैं ना हमें बाधक दिखते हैं। उस समय हमें कि अंश अंश से वंश बनता है और जो हर वंश को पूजे वो यदुवंश होता है। अगर यदुवंश पैदा किया है, आपकी नज़रों में फेल हो गया तो कल जीवन समाप्त करना। और अगर आपकी नज़रों में मैं मतलब आँख ना आपसे आँख मिलाना अगर मिलाने की हिम्मत नहीं है तो आपसे आँख झुकाने की भी मतलब चेष्टा नहीं है। अगर आँख आपसे मिला पा रहा हूँ तो परीक्षा में आपकी पास हो जाऊँ, क्योंकि आप ना तो देखो कोई विवाद, आपके पीछे कोई विवाद हुआ ना, आप कैसे समझाने जाओगे कि ये था, क्योंकि जड़ किसी को नहीं पता है। तो जो परेशानियां सामाजिक आई या पर व्यक्तिगत आई या जो सुख सामाजिक और व्यक्तिगत मिले, तो जहाँ सुख मिले वहाँ पे कभी उड़ा नहीं और जहाँ दुख मिले वहाँ भी से भी कभी हिला नहीं। क्योंकि जहाँ दुख खड़े होते हैं एक्चुअली सॉल्यूशन के दरवाजे वहीं से खुलने शुरू होते हैं। आप हिलो मत, नहीं साहब, चाहे नदी में डूबने से लेके हो, चाहे बैलगाड़ी के नीचे बिल्कुल पहिया के ऊपर आते आते बचे, ऐसी 10। और चक्कर क्या है कि आप जितना हमें चाहते हो तो कभी कभी आप उतना ही हमसे इस बात को कि आपने हमारे बारे में जो सोचा और आपके हिसाब से कुछ अलग हो रहा है, तो फिर इसमें गलती मेरी नहीं है ना। कि यार मुझे लग रहा है कि जब बोलते ना कि जलसे में सबका शामिल होना अच्छा लगता है और ज़िंदगी के जलसे में सब शामिल ही होते हैं, लेकिन
जब जिंदगी या टाइम सबसे बड़ा गुरु है, जब वो परीक्षा लेता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। आप ये मान के चलो कि दुनिया एक जलसा है और जलसे में सब शामिल होते हैं, और वक्त जब परीक्षा लेता है तो जलसे में भी माननीय बच्चन साहब अकेले खड़े होते हैं। तो इसलिए हाँ, लेकिन अगर आपकी नीति ही गड़बड़ है, गलत, हम तो इंसान हैं, रोज सवेरे सुट से अभी उठ के मतलब पता लगा जहाँ चप्पल पहने नहीं जाना चाहिए वहाँ चप्पल, गलती है। गलतियां तो करना हमारा रोज, क्यों, वी आर लर्नर, वी आर बिगनर, लेकिन जानबूझ के गलत करना ये गलत होता है। तो गलतियों के तो अपन पुतले नहीं मारे, गलती, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां कर सकता है। अब जा रहे चींटी पैर पड़ गया, क्या करोगे, नीचे नहीं देखा चींटा, लेकिन जान तो चली गई ना उसकी। लेकिन अगर आपके मन में सुबह उठा कि आज राजीव भाई उठे, आज कहाँ कहाँ मतलब किस किस को मूर्ख बना सकते हैं या कहाँ पे इसको मैंने, तो इसके मतलब आपकी नींव भी गलत है। हमें नहीं मालूम क्या मूर्खता किसको कहते हैं या अच्छे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो लोग हर डायलॉग पे बिक जाते हैं, उनके व्यक्तित्व को खरीदने के लिए कोई बहुत बड़ा व्यापारी चाहिए, जो व्यापार धन से तो नहीं खरीद सकता उसको। हाँ, लेकिन ये है कि वो मन से खरीद सकता है। हो सकता है एक लाइन, जैसे मतलब उदाहरण दे लो कि अब एक अपन इंस्पिरेशन वाली बात करते हैं कि 10 बाई 10 के उसमें एक ऐसा इंसान पर जो मिसाइल मैन के रूप में जाके मतलब अब्दुल कलाम साहब, तो मतलब आप प्यार को कभी भी मन से, क्योंकि आप मन होता है ना, मन ही आपका परमात्मा है, बुद्धि मन को भटकाती है। मन में अगर आपको खुशी हो जाए कि मैंने आपको देखा बड़ा अच्छा लगा, मैंने भाई से बात की बहुत अच्छा लगा, ये खुशी दूसरे की लालच में खरीद सकते हो कि यार ये बंदा ऐसा है, नहीं थोड़ी देर के लिए हंस लेता हूँ ताकि ये, लेकिन किसी कलाकार को नहीं खरीद सकते जिसमें अभिव्यक्ति जुड़ी हो। कलाकार का मतलब सिर्फ हमारा मतलब एक्टर से मत लीजिएगा, उसमें हम सब आते हैं। अगर हम यहाँ नहीं बैठे होते तो वहाँ बैठे होते, हम वहाँ नहीं बैठे तो वहाँ बैठे होते, वहाँ नहीं तो इधर होते, इधर हम होते कहीं न कहीं इसी फील्ड में, ये पता नहीं कहाँ खड़े होते। जी राजपाल भाई, एक बात सुनी हुई है कि कोई इंसान अगर ज़्यादा हंसता है या हंसाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ दुख भरी कहानी होती है। क्या राजपाल यादव के जीवन में कभी दुख आया? राजपाल यादव अपने आप एक दुख का पुलिंदा है, और राजपाल ये मान के चल रहा है कि कोई रिक्शा चलाता है, कोई प्लेन चलाता है, इस दुनिया का कोई ऐसा परिवार नहीं है जो दुखों का भंडारा लेके नहीं चल रहा है। क्योंकि ये बात, अगर हम कलाकार नहीं होते, हमें फिट्स बेनिफिट साहब नहीं मिले होते, तो शायद हम एज एन एक्टर ऑब्जर्व तो बहुत करते, एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं कर पाते। तो एब्जॉर्ब करने के लिए ऑब्जर्वेशन, फिर नकल करने में अकल होनी चाहिए, वो ही आपकी ब्लेसिंग है जो आप कितने मेडिटेशन करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संसार है ना, संसार में क्या आता है, परिवार, और परिवार में क्या आता है, व्यवहार, और व्यवहार में क्या आता है, रहन सहन, रोटी कपड़ा और मकान। और जो रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ा हुआ है वो 100% सुबह से उठ के रात तक दुखी ही है। किसी की मनी की प्रॉब्लम चल रही तो किसी की उसकी प्रॉब्लम चल रही, किसी की मकान की प्रॉब्लम चल रही, किसी की मुकदमे की प्रॉब्लम चल रही। कोई बोलता है कि सुबह मैं उठी और यार भाई ने ऐसा बिहेव कर दिया, पता लगा पूरा दिन खराब कर दिया मेरा यार। मतलब दुखों के पहाड़ आपके जीवन की जटिलताओं में आपका गहना है। इसमें जितना हारोगे उतने ही हार पहनोगे, जितना हारो। ये अगर ये मुझे लगता है ना कि अब दुख अगर नहीं होंगे तो किससे जूझोगे, लेकिन उनको सॉल्व करते हुए मुझे हर साल 50 पटखनी मिलती है राजीव भाई, लेकिन जब से इस फील्ड में गया हूं, अखाड़े में गया हूं, तब से एक नहीं हजारों लोगों ने पटका है। लेकिन बोलते ना कि हारों का हार यहां तक पहना हुआ है, लेकिन सिर्फ इन हारों को यहां तक पहना हुआ है, इनको यहां पे नहीं आने दें बस। क्योंकि जिसने यहां ये हार स्वीकार यहां से कर ली वो मरा ही मरा समझो, और जिसने हार यहां तक रखी नीलकंठ, तभी तो नाम पड़ा है नीलकंठ।
जिसने गला नीला पड़ जाए लेकिन ऊपर नहीं आने देंगे। तो यहाँ से फिर जितने 100 हारे हैं ना साहब, जैसे बोलते हैं कि दुल्हन के गले में एक सोने का हीरे का हार जितना अच्छा लगता है, उतने ही एक कर्म योगी चाहे मेल चाहे फीमेल, उसमें हारों, उसके गले में हारों का हार अच्छा लगता है। क्योंकि जितनी हारों की हार आपका गला सजा होगा उतने ही जीत के माथे पर तिलक लगते रहेंगे। और जिस आदमी ने हार नहीं देखी वो आदमी जीत तो कल्पना ही नहीं कर सकता, वो एक ही एपिसोड में बोरा जाएगा। सॉरी मैं ज्यादा, क्योंकि ये भी माजा मुझे लग रहा है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। आप जब बात करते हैं ना तो मतलब आपके मतलब विचार और भाषा और उसको आप जिस तरह से बोलते हैं, आपने मतलब फिल्मों में लिखने के बारे में कभी सोचा नहीं? मतलब इतना मतलब एक एक डायलॉग, मतलब एक मतलब ये तो बहुत ही अच्छे, अब डायलॉग तो थोड़ा मतलब डायलॉग ही ये इतने बढ़िया है, मतलब विचार आपके, और आप जिस तरह से बोलते हो उससे तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपने नहीं की कोशिश? अरे मैं लिख नहीं पाऊंगा ब्रदर, क्योंकि लिखने बैठता हूं तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूं कि कहाँ से बिगिनिंग करूं, कहाँ इम्प्रोवाइज कर सकता हूं। इम्प्रोवाइज आप अब जैसे मैं, मेरी पत्नी और वो, हम लोग माई माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ प्रमोशन के लिए जा रहे थे। रामू जी ने जैसे फिल्म देखी बोले मेक वन मोर फिल्म विद राजपाल यादव, बिल्कुल आउट एंड आउट लीड में। तो टेबल नंबर 3 हमें दी थी और मैं जा रहा था एयरपोर्ट, मतलब फ्लाइट पे बैठा हुआ दिल्ली। तो मैंने चंदन से बोला कि चंदन, एक मेरे दिमाग में एक स्टोरी ऐसे ही गूंज रही है कि फिल्म इज अबाउट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ए कॉमन मैन। राजपाल यादव लकी हैं, आज राजपाल को सब प्यार कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों राजपाल ऐसे हैं जो राजपाल बनने को तैयार नहीं है, मिलने को, राजपाल से मिलने को तैयार, क्योंकि वो उनको लगता है कि मुझे यार मैं तो ऊपर वाले का पता नहीं कैसा बना दिया। उस लड़की को बहुत चाह रहा था, उसने मना कर दिया। वो बोली नहीं नहीं, हाउ कैन आई लव यू। तो ऐसे आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपको प्यार नहीं मिला। क्यों प्यार क्यों नहीं मिला? कॉम्प्लेक्स की वजह से नहीं मिला। आपने खुद अपनी कॉम्प्लेक्स पाल के रखे हुए हैं। तो उस पे तो पहले छोटे बाबू बड़ी बहू, तो वो चंदन बोले यार इस पे बनाते हैं फिल्म। बोले टेबल नंबर 3 बाद में बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो पहला नाम था मैं छोटे बाबू बड़ी बहू, उसके बाद में उसका नाम पड़ा मैं मेरी पत्नी और वो। तो उसमें अगर वो चंदन ने, हालांकि मैंने मना भी किया था, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट में उसमें नाम मेरा दिया है कि कॉन्सेप्ट में राजपाल का। ऐसे मेरे पास में पिछले 5-7 साल में लगभग 200-300 कॉन्सेप्ट सुने, 2-3 दर्जन कॉन्सेप्ट बचा के रखे कि मुझे अच्छा लगता है कि कॉन्सेप्ट वो करना, लेकिन लिखना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इम्प्रोवाइज कोशिश की है, हाँ, लेकिन लिखा नहीं जाता, क्योंकि मेरा माइंड इम्प्रोवाइजेशन में और थॉट्स में उसमें बैठ के मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कैसे बिगिनिंग करूँ, कैसे मिडिल करूँ और कैसे एंड करूँ। जब मतलब जो हास्य रस जो है वो देखने में या जो उसका आस्वाद लेने वाले हैं उनको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल, डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। अब आपने कहा इम्प्रोवाइजेशन की बात, तो मतलब जो आपके इतने सारे किरदार हैं, तो आप ऐसे कुछ बता सकते हैं कि जो मतलब मज़ा तो आता है लेकिन पता नहीं चलता कि इसमें से इम्प्रोवाइज़ क्या है, डायरेक्टर का बताया हुआ क्या है, कि जिसका मज़ा इम्प्रोवाइजेशन से वो और उठ गया? देखिए, इम्प्रोवाइजेशन आप एज एन एक्टर, पहली बात तो आप फिल्मों में कर नहीं सकते, क्योंकि 2 घंटे की फिल्म है, 12 एक्टर हैं, कहानी का एक फ्लो है, स्क्रीन प्ले डायलॉग है। आपने 2 डायलॉग इम्प्रोवाइज़ कर दिए, इन्होंने 2 डायलॉग इम्प्रोवाइज़ कर दिए, इन्होंने कर दिए, तो पता लगा 200 लाइनें बढ़ गई। फिर वो जब एडिटिंग टेबल पर कटती है तो उसका फिर मीनिंग बदल जाता है। मेरे मन में जो आता है कि मुझे आपने ये बाउंड्री दी, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, आपकी अर्थवत्ता है, और मैं राशि घोड़ा हूँ, आप राइडर हो। आपने जो आप चाह रहे हो, तो जितने भी थॉट आपके आए इस स्क्रीन प्ले की मेड़ बनाने में वो कितना कमाल कर सकते हैं। क्योंकि
एक फिल्म एक ही डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकती, एक ही राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब बाहर आप फिल्म देखो तो आपको ये लगना चाहिए कि या तो राजपाल ने इम्प्रोवाइज किया है, या मतलब वो जब राजपाल बोले तो राजपाल के ब्लड का डायलॉग निकलना चाहिए, लेकिन वो ब्लड राइटर के ब्लड से जुड़ा होना चाहिए, और राइटर और एक्टर के ब्लड से डायरेक्टर के ब्लड का जुड़ा होना चाहिए। तब लगता है कि जो डायलॉग है कि कितने लोग हैं इस परिवार में, बोले 1600-1500, तो इसको जिला घोषित करो ना, ठीक है। तो ये डायलॉग लिखा हुआ था, इम्प्रोवाइज नहीं था, लेकिन वो पता लगने लगे जब आप फिल्म देखो कि साहब कभी भी आपने धोखे से छक्का लगा हुआ नहीं देखा होगा भाई साहब। जब प्रॉपर बॉल आती है बैट पे, प्रॉपर स्ट्रेंथ लगती है, नहीं तो वही बाहें होती हैं, वही कृष गेल होते हैं, या वही पे वही होते हैं, और रास्ते में आप कैच कर लिए जाते हैं। तो इसके मतलब आपने इम्प्रोवाइज जो किया, या जिस फोर्स से बॉल आई, या जिस फोर्स में बैट था, या जिस फोर्स में बॉडी लैंग्वेज थी, उसमें कहीं कोई गड़बड़ था, और वो गड़बड़ ना दिखे तभी चौका दिखता है। तो बस ये है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा को एक्टर खुद का बनूं, और सबसे दुनिया का बड़ा को एक्टर दूसरे एक्टर्स के लिए बनूं, क्योंकि जब डायलॉग आप बोल रहे हो तो उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है जो डायलॉग सुन रहा है। वक्त में किसी भी तरीके का रोल मिले, लेकिन डायलॉग एक बात हो गई, लेकिन एक्शन में भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली विचारायचं आहे, हंगामा मधला राजा आणि तुमचा बंड्या चुपचुपची, हे दोन कॅरेक्टर जे आहेत त्यात कॅरेक्टरची गंमत आम्हाला कंप्लीट डिफरेंट है, क्योंकि बांडिया परेश रावल भाई का एक असिस्टेंट है जो मछली पकड़ता है। वो उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, वो रात दिन नाव पे रहता है, और वो राजा वो गांव का है, वो बचपन में शादी हो गई, वो अपनी बीवी को लेने जाता है उधर, और वो उधर हड़ताल में फंस जाता है, और पीठ कोई और दूसरा जाता है। तू साले पागल है, तू पागल है। एक आदमी मुंबई में घूम रहा हो, 2-4 आदमी मिलके मिल जाए, ए पागल इधर आ, तो यार मैं ठीक ठाक, मतलब आदमी देखने लगेगा कि लेकिन ये मैं तो ठीक चला थी, पागल क्यों बोला। फिर कहीं पहुंच गए, पता लगा कि उधर अपन साकीनाका के उधर ए पागल इधर आ, तो उसको धीरे से ये तो लगने लगता है बॉस कुछ तो मेरे ऊपर नजर कैसे पड़ रही है। अब वो उसको पता लगा 2-4 लोग पीट गए, तो इतना घबरा गया, गांव का बंदा, बीवी नहीं चाहिए, नहीं तो सालों मैं पागल हूं, तो पागल बन के पागलों को मारने लगा। तो दोनों डिफरेंट हैं। जो एक पागल बना दिया सिचुएशन ने, तो पागल, इसके मतलब पागल को पहचानता कौन है? पागल। तो पागलों ने एक अच्छे इंसान को पागल बना दिया पीट पीट। तो अच्छा इंसान जब पागल बना तो क्या करेगा? पागलों को पीटेगा। वो है हंगामा। बांडिया जो है एक बहुत क्यूट सा बगैर पढ़ा लिखा मछली पकड़ने वाला एक बंदा जो अपना मालिक है, जिसकी औकात नहीं है नाव खरीदने की, वो नौकरी करता है, वो उसका चेला जैसा है, बच्चे जैसा है परेश जी का। और उसको पता लगा कि कहाँ एक 15-16 लोगों के परिवार में कपड़े अपड़े जूते ये करो वो करो, तो बिल्कुल जो वो देखता है वो उसको, तो दोनों एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। लेकिन उस फिल्म के लिए आप जब गए थे तो आपको लगा था कि मुझे तो हीरो का रोल मिलने वाला है, जब आपको बांडिया मिला उस वक्त? हाँ, तो बांडिया में 40 दिन लिए थे, 7 दिन में हंगामा ने हंगामा कर दिया था। लुक के बारे में 40 दिन के गए तो आलिम से पूरा लुक वुक पूरा मतलब बढ़िया बाल हमने कहा यार देख लेना, मतलब तो काफ़ी प्रोग्रेस हो रही लाइफ में। और जितने बाल अच्छे बनवा के गया मैं गोवा, और प्रियन जी ने जैसे ही मुझे देखा और तुरंत बुलाया कम यहाँ, और फिर अपने जो दादा हैं वो उनको बुला के उनको पहले डांटा, व्हाट इज दिस मुझे, तो वो लेके मुझे गए। और जहाँ गोवा में आपको याद होगा कि कहीं भी आप गली में निकलो तो हर 500 मीटर एक तो ऐसा मिलता है जो आदमी अपना बना रहा होता है, और बस वहीं बिठाया कटोरी रख के, बोले ऐसे, उनको बताया कि वो कटोर लाइक वो बाउल कट बाउल कर के बाकायदा। तो हमने कहा ये 40 दिन का हीरो अब करेक्ट है। तो हमारा ऐसे मेरे साथ डांस में हुआ कि मैं थिएटर का बंदा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टेप आराम से कर सकता हूँ। अब बहुत बड़े नहीं कि आप
25 बीट दे दें या, लेकिन 7-8 बीट 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे लगता है वो मैं आराम से कर सकता हूँ। लेकिन पहले दिन से जो होता ना, रेडी 1 2 3 1 बोले राजपाल बाकी सब तुम कुछ अलग करो। अरे यार नहीं तुम्हें आता नहीं है, तुम कुछ अलग करो। अब कितना बड़ा होमवर्क है कि जो लड़का ताल को समझता हो, सुर को समझता हो, गा नहीं पाना अलग बात है, समझना अलग बात है। अब उसको सब कुछ बेढंगा करना है और वो आज तक वही, मतलब हमें कभी किसी कोरियोग्राफर ने नचाया ही नहीं है। अब तो हम भी अच्छा अभी गाने चलेंगे ना, हाँ तो कुछ मतलब चक्करी करना है और हमें कुछ पता लग जाता है। तो मेरा वो डिपार्टमेंट भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे कमर चलाने से आपको अच्छा लगता है तो वही तो करना चाहता था ना मैं। थोडासा भूतकाळात नेणारा प्रश्न आहे, आपका बचपन कैसे था? कारण सुरुवातीला तुम्ही ते सांगितलं की खूप गंमतशीर पद्धतीने सांगितलं की आमच्या गावाचा आणि विकासाचा काही संबंध नव्हता, रस्ते नव्हते, पण कुत्र्यांशी छान मैत्री होती आमच्या गावातल्या लोकांची। बचपन के दिन कैसे थे? बागों में बीतते थे, जो मतलब आम खाने में, रात में मतलब जो एक दूसरे गिल्ली डंडा खेलने में, या भो भो खो खो ये होता है ना, या जो पिट्ठू ये, या फिर मतलब मुझे लगता है कि गांव के जितने भी देसी गेम हो सकते थे, क्योंकि आज पेपा पिग का ज़माना है और उस समय पेपा पिग नहीं था, तख्ती होती थी हम लोगों की, छोटा बड़ा, वो उसको काली करना पड़ता था, फिर रख देते थे, फिर उसके बाद में खेलते। और खेलने में ज़्यादातर लड़के जो हैं गांव के सब इकट्ठे होके जैसे एक किनारे पर खेलते हैं वैसा ही चलता था, खेतों में खेलते थे, क्योंकि बाकी तो जितना याद है, लेकिन खुश थे। मुझे अभी लगता है कि ये जीवन जैसे बहुत ऐसा उस समय जैसे रहते थे, दुखी नहीं थे, क्योंकि हमें बचपन में हमने अपनी माँ से पूछा कि मैं कैसा था बचपन में, जैसे आपने तो बोले कि बेटा ये पता नहीं, लेकिन तुम थे कुछ अतरंगी, मतलब जहाँ पे बैठते थे तो सब लोगों के बीच में फोकस्ड हो जाते थे। तो बचपन से ही जहाँ भी रहते थे, जिस भी माहौल में रहते थे, माहौल शव नहीं होता था, माहौल शिवमय होता था। राजपाल भाई, आपने तालीम एनएसडी में हासिल की है, आपके बैचमेट कौन थे और आपके आगे पीछे कौन थे, और उन दिनों की अगर याद करें तो कुछ किस्से हमें बता सकते हैं? कुछ से ही किस्से साहब, उसके लिए और 1 घंटा चाहिए, क्योंकि हमारे एक किस्सा। और आपके सहपाठी कौन थे आपके सीनियर? हमारा मराठी फिल्मों से या नाटक से जुड़े? मेरा जो था, हमारे बैच का जो सबसे ज़्यादा मतलब जो सबको साथ में ले चलता था, ये बात सच है, वो था हमारा ऋषिकेश जोशी। वो हमारा बैचमेट था। उसमें कोई भी हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं या कि ज़्यादातर मॉनिटरिंग जो है ऋषिकेश जोशी करता था, कि ऋषिकेश जो व्यवस्था में संभालने में बड़ा उसको शौक भी था और वो मतलब प्यारा भी था, और सबको साथ में लेके चलने वाली उसकी आदत थी। और ऋषिकेश में एक बड़ी अच्छी एक बात खूब याद है कि एक जो स्टाइपेंड मिलता है ना, तो वो जितना था वो खाने में कट जाता था या इसमें कट जाता किताब, तो कभी कभार कोई लड़का तो कभी 15 रुपये, कभी 20 रुपये, किसी को सब कट कटा के 150 रुपये मिल जाते, तो बड़ी जलन होने लगती थी, यार ये कंजूस है, ये कुछ खाता पीता नहीं, 150 रुपये मिला इसको। तो जिसको 15-20 रुपये मिलता था वो बोलता था ये सब खर्चा कर डालता है। तो नाथू स्वीट्स है वहाँ बंगाली मार्केट में, दिल्ली मंडी हाउस गए हैं आप लोग, तो एक छोटी ना वो रसगुल्ला होता है ना, तो एक छोटा वाला क्या बोलते हैं उसको, जो अपन यहाँ, हाँ रसमलाई जो नहीं, लेकिन वो होता उसकी तरह है, अंगूर से बड़ा होता है लेकिन रसगुल्ला ही होता है वो। तो एक हम लोग मतलब गुलाब जामुन वगैरह बोल रहे हो? गुलाब जामुन का आधा रूप, लेकिन होता वाइट था। करेक्ट, गोली जैसा, कंचे जैसा, लेकिन वाइट होता था। तो ना वो एक कटोरी में बहुत मिल जाता था, तो जाके जैसे उस पाव भर के लेके आए। अब हम 6 लोग हैं, तो जो मंडी हाउस 6 तरफ रास्ते हैं, तो ऐसे कटोरा रखा, ठीक है,
अब ये ऐसे 6 बैठे, ये सब ऋषिकेश करता था कि भाई 6 लोग बैठ जाओ। तो ऐसा लगता था कि हम लोग मीठा मीठा नहीं खाने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा फंक्शन या क्या करने क्या जा रहे हैं। अब 6 को बिठाया और बोलता है 1 2 3 6 उंगली लाओ। तो एक एक उठाया, सबने खाया। तो ऐसे ना अब दूसरी उंगली तब उठाओगे जब सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे तो पता लगा कि 6 वो गुल्ले आपको वो मिल गए खाने के लिए। तो वो आज अगर 10-20 लोगों के साथ खाना खा रहे हो आप, वो सुख आज नहीं मिलता जो एक कटोरी में वो रसगुल्ले, अच्छा कोई महाराष्ट्र का है, कोई असम का है, कोई बंगाल का है, कोई गुजरात का है, कोई साउथ का है, कर्नाटक का है, कोई सब लोग, कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, और बैठ के क्रिएटिव फैमिली में मतलब हम लोग सच में रोटियां साझा करते थे। और बिकॉज ऑफ ऋषिकेश जोशी और 1-2 लड़के और थे, उनकी वजह से आप विश्वास करिए कि हमारा पहला बैच ऐसा था जिसमें जब हम लोग पास आउट हुए तो लास्ट वाली नाइट हम सब एक कमरे में साथ में सोए थे 3 साल। नहीं तो ज़्यादातर क्रिएटिव लोगों के विचार वो हो जाते हैं। तो जो लड़के थे हम लोग बॉयज़ हॉस्टल में सब एक कमरे में उस दिन मतलब सोते और रोते हुए बिताए थे। जी, एनएसडी की बात छिड़ गई है तो एनएसडी के दिनों के बारे में एक बात पूछना चाहूँगा। जैसे एनएसडी के लिए किसी को जाना है तो एंट्रेंस की काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? किस तरीके से एडमिशन मिल पाया? मैं कह रहा हूँ आपने भैया जी बहुत अच्छी बात पूछी। आप प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हो एनएसडी जाने के लिए? आप ईमानदार बन के जाओ जी। आपको मालूम क्या होना चाहिए? आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसकी अहर्ताएं पता होनी चाहिए कि भाई आप इस बिल्डिंग में जाओगे तो ये डिसिप्लिन है, ये है, ये है, ये है। लेकिन एनएसडी में अगर गए हो आपको बहुत कुछ मालूम है तो फिर एनएसडी की जरूरत क्या है आपको? आप नहीं जानते हो कुछ, आपकी ईमानदारी की आग आपके अंदर दिख जानी चाहिए, तो आई आपके लिए एनएसडी है। लेकिन आपको सब कुछ आता है कि मैं बहुत तैयारी करके आया हूं। जी सर इंडियन ड्रामा आता है, हो सर बराबर। सर अब मैं खामोश अदालत जारी के बारे में आपको बता सकता हूं। जब आपको सब पता ही है तो आपको एनएसडी ज़रूरत क्या है? अगर किसी दरबार में जहां पे आपको शिक्षा के लिए जाना है तो आपको कोई तैयारी करके नहीं जाना है, आपको उसकी अहिर्ताओं को पूरी करते हुए अपने ईमानदारी से अपने सेल्फ को प्रेजेंट कर दो, तभी तो हमें साहब नहीं आता। एक बहुत अच्छी, राजीव साहब सॉरी आपका टाइम, ना कोई बात नहीं। एक गेस्ट फैकल्टी आती है उसमें बाबा कारंत साहब, जब हम लोग एनएसडी में हमारी सब रेगिंग वेगिंग दुनिया भर अब हो गया। अब आपकी रैगिंग हुई थी? रेगिंग, क्रिएटिव रेगिंग मतलब हुई। कैसे आपको क्या बोला था? अरे मतलब क्या, एक दिन तो एक मुझे याद है कि अलग अलग रोज होमवर्क मिलते थे, पूरा बैच साथ में रहता था, साथ में ही टॉर्चर नहीं करते थे लेकिन क्रिएटिव होमवर्क बहुत देते थे और जो बड़े फनी होते थे। एक बार हम लोग जा रहे थे 2 लोग, एक ये जैसे अब आप नवाज भाई को जानते हो, उनके साथ एक निर्मल दास थे। निर्मल दास ने ऐसे बोला, ए इधर तू अभी आया ना जी, क्या करेगा? थिएटर। तो मेरे मुंह से निकल गया थिएटर करूंगा, मतलब बाकी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ थिएटर करेगा ना? तो मैंने कहा पता नहीं बाकी कुछ बोल दूं तो कहता नहीं नाराज हो जाए टाइम। हमने कहा बाकी बाद में देखा जाएगा। तो बोलते हमने कहा नहीं अभी तो थिएटर। तो बोलते हैं कि कैसे करेगा थिएटर? तो हमने कहा कि जी जो सिखाएंगे वो करेंगे। तो बोलते हैं यहाँ बोल चौराहे पे पूरी गाड़ियाँ बाड़ियाँ जा रही हैं और मैं वहाँ पे पूरे चौराहे पे अकेला। सोचो मतलब गाड़ी वाले भी देख रहे हैं इसको, हुआ क्या, मैं थिएटर ही करूंगा, कोई रोक सके तो रोक ले। और बोले अब चले जाओ। अब बोले पूरे दिन जहां मैं दिखूं। अब यार दोपहर में बंगाली मार्केट मिल गए, हम लोग जा रहे थे ऐसे, अच्छा मैं थिएटर ही करूं, कोई आके रोक ले।
नहीं रोक सके तो रोक ले, बस ठीक। पूरी बंगाली मार के कभी दो पगलटे हो क्या यार, मतलब इस तरीके के कार्टून हो जाते थे। ये क्रिएटिव है, मतलब अब अरे लेकिन कितना टॉर्चर था ये कि मतलब कहीं भी चौराहे पर अचानक आदमी चिल्लाने लगे तो पड़ोस में जाने वाला हट जाए कि ये क्या हो गया इसको। लेकिन ये इसमें नवाजुद्दीन भी थे शामिल। नवाज भाई बहुत हंसते थे, ये हमारे 1 साल सीनियर थे। अतुल कुलकर्णी साहब का हमारा वो 3rd ईयर में थे, उनका बैच था। तो यही 3 बैच थे। लेकिन फिर बाद में प्यार भी बहुत किया जब। लेकिन जैसे आपका हुआ, आपने भी तो किया होगा रैगिंग बाद में आने वाले बच्चों पे। नहीं, लेकिन रैगिंग किया, लेकिन जितना रैगिंग किया, क्योंकि वो खुलने के लिए वो एक्चुअली इंट्रोडक्शन है। बाद में पता लगता है रैगिंग नहीं थी, क्योंकि रैगिंग में मतलब जब पता लगे आप सो रहे हैं तो आपके कोई ऐसे हाथ फिरा रहा है यार, सो जा। मतलब एक रात में आया तो ऐसे, मतलब ऐसे खूब बहुत बढ़िया से, तो जैसे मदर नहीं करती है। और बाहर से लड़के आए, 1000 किलोमीटर से दूर से आए, तो अचानक पता लगा सो रहे हैं, इतना टॉर मतलब प्रेशर है सीनियर्स का, और कोई आराम से जैसे मदर घुमा रही है ऐसे, फिर आपकी आँख खुली जाएगी और आपने सो जा। तो मैं वो उत्तर आपको जरूर दूंगा कि जो लड़का मिले, जब बाबा कारण साहब ने पूछा कि क्या आता है, म्यूजिक मास्टर थे भास्कर चंद्रावरकर साहब, और ये लोग बड़े ये तो बोलते हैं सर मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। कोई लड़का बोले ये आता है, ये आता है, ऐसे करते करते मैं थोड़ा खिसकता जाऊं। फिर 2 बार बाथरूम भी हुआ आया। अब 20वां नंबर तो आप पूछे तो सबसे पीछे, क्योंकि सच में मेरी हालत खराब थी उस दिन। तो मैं खड़ा हुआ, अब मैंने कहा एनएसडी में एडमिशन तो हो गया, तो निकालेंगे तो नहीं। तो मैंने कहा कि मैं ना जब ताल मिलाने की कोशिश करता हूँ तो बेताला हो जाता हूँ, और जब सुर में गाने की कोशिश करता हूँ तो उस चक्कर में बेसुरा हो जाता हूँ। तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये इसका कैसे, और फिर तीसरा आप गा लो, मतलब इम्प्रोवाइज करके गा लो, तो ये तो तीसरी स्टेज हो गई ना, जब मैं 2 ही में नहीं। वो 1900 बच्चे बच्चियां सब बैठे थे, हमारा पूरा बैच, उसमें ऋषिकेश भी गवाह है, और हमें उठाया, बोले उठो उठो उठो, अब कैसे है, बोले चलो 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 चलो। 1 2 3 4, मैं चलने लगा। अब मैं चलने लगा तो उधर गया, फिर बोले इधर से इधर आओ, इधर से इधर जाओ। 3 राउंड कटवा दिए, और बोले 1 2 3, फिर अपने आप बोलो 1 2 3 4 1 2 3 4। उन्होंने बोला जो आदमी इस दुनिया में चल सकता है वो दुनिया में कभी भी बेताला नहीं हो सकता। बताओ आप। वो उस दिन से मैं ताल में ना रहूं तब भी मुझे गलतफहमी है कि मैं ताल में हूं। और जो आदमी ओम कर सकता है, ओम, तो बोले जो आदमी ओम अगर ओम नहीं कर पा रहा है ना, सारे ओम ही है ना सब अक्षर, तो बोले कि वो फिर मतलब जिसको ओम आता है वो सुर में है। तो दुनिया का हर पुरुष हर महिला सुर में है, हर महिला हर पुरुष ताल में है। क्योंकि अगर कोई स्पेशल बच्चा हो जाता है ना, आपने देखा होगा कोई मतलब ऐसा ईश्वर के साथ ईश्वर कुछ तो हैंडीकैप बच्चे हो जाते हैं, वो भी चलने का अपना एक रिदम खोज लेते हैं। आपने देखा होगा उनमें भी रिदम होता है कि साइकिल भी चला रहे हैं तो वो उसी टाइम पे आएगी। उस दिन से ताल और सुर सीखा है ब्रदर। तो ये अगर एनएसडी नहीं गया होता तो शायद ये नहीं सीखने का। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एनएसडी में जाओ, आप क्या जानते हो ये तो मीनिंग ही नहीं करता है। क्या नहीं जानते हो उसको आपको, बाकी दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट ना आपको कलाकार बना सकता है ना डिज़ाइनर बना सकता है। सिर्फ आपको वो भाई ने पहले बोला कि प्लेटफॉर्म दे सकता है। जीना आपको है, कढ़ना आपको है, बढ़ना आपको है। विनोदी अभिनेते म्हणून तर सगळे तुम्हाला ओळखतात, अभिनेते म्हणूनही ओळखतात, पण या कट्ट्यानंतर तुमचं इन्स्पिरेशनल स्पीकर असं पण एक रूप माझ्या मते समोर आलं आहे. कारण
खूप लोकांच्या मनात ना न्यूनगंड असतो की अरे मी अशी दिसते, अरे मी अशी आहे, माझ्याकडे हे नाही, माझ्याकडे ते नहीं, मतलब वो कॉम्प्लेक्स आ जाता है ज़िंदगी में और हम आगे नहीं बढ़ पाते. बहुत लोगों के बारे में ये होता है. पण आज आय एम शुअर तुमचं हे सगळं करिअर ऐकल्यानंतर, तुमचं बोलणं ऐकल्यानंतर खूप जणांच्या मनातनं तो कॉम्प्लेक्स निघून जायला तुम्ही मदत केली आहे. आणि सगळ्यात शेवटी म्हणजे लाइफ में टेंशन देने वाले तो बहुत लोग होते हैं, दुख देने वाले बहुत लोग होते हैं. आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो खुशियाँ देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं. ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहिए हमारी ज़िंदगी में. बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप यहाँ आए, हमसे बहुत सारी अच्छी बातें की इसलिए. थैंक यू. सबसे क्षमा, सबको क्षमा. और जिसको ये लगता है कि उसने मुझे दुख दिया है, मैं उसको भी सुख परोसना चाहता हूँ. और मेरी तरफ से मुझे किसी ने दुख दिया है और ना सुख सबका मिला है, दुख किसी ने नहीं दिया है. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. आणि यानंतर माझं कट्ट्यावरती वेळ झाली इथेच थांबण्याची. माझं कट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विक हिल, पॉवर्ड बाय ग्रीन हार्वेस्ट, बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदूकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे फ्लेवर्ड मिल्क, सुधीर मांडके लाईट हाऊस आणि सोनाई पशु आहार. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा ABP माझा.